मेरा नाम तैमूर है और मैं आरएलएमसी की पाइनियर बैच से हूँ और मैं लंदन में साइकाइट्री की कोर ट्रेनिंग कर रहा हूँ। चलिए मैं हमारा ये वेबिनार करने का जो मकसद था आज, वो ये नहीं था कि आपको प्लैब के बारे में बताएं, क्योंकि प्लैब के बारे में बहुत ज़्यादा फ्री मटेरियल ऑलरेडी मौजूद है। लेकिन जो चीज़ मैंने बहुत पिछले अरसे में सेंस किया है वो ये है कि हमारे मतलब यूके ने पिछले कुछ अरसे में ना, पिछले लास्ट लास्ट 2 इयर्स में ऑलमोस्ट बहुत ओपन कर दिया अपनी ट्रेनिंग की एक्सेस को। और अब जो है ना, पहले जिस वक्त मैं आया था यहाँ पर यूके में 2018 की बात है, उस वक्त हम अप्लाई नहीं कर सकते थे ट्रेनिंग में फर्स्ट राउंड में। कुछ चीज़ों में कर सकते थे, लेकिन बहुत सारी चीज़ों में हम फर्स्ट राउंड में, जिस तरह इंटरनल मेडिसिन में हम फर्स्ट राउंड में अप्लाई नहीं कर सकते थे। तो वी हैड टू अप्लाई इन द सेकंड राउंड। सेकंड राउंड मोस्टली होता है वो जो लेफ्ट ओवर सीट्स हो, या फिर ये होता था कि आप 5 साल वेट करें, जब आपको आईएलआर मिल जाए, मतलब आपको टीयर 2 वीज़ा या कोई और वीज़ा ना चाहिए हो, आपको आईएलआर मिल जाए, उसके बाद आप फर्स्ट राउंड में अप्लाई कर सकते थे। लेकिन कोविड के दौरान उन्होंने काफ़ी कुछ चेंज किया, और अब एनी वन फ्रॉम एनी वेयर इन द वर्ल्ड, if they are GMC registered, they can apply in the first round of the training. मतलब you can get whichever training you want. लेकिन अब इसमें एक चीज जो है वो ये है कि जब पूरी दुनिया से लोग compete कर रहे हैं, तो जाहिर सी बात है फिर उन उसके हिसाब से ही होगा। मतलब कंपटीशन भी उसके हिसाब से ही बढ़ेगा। और आप मैंने लोगों के पोर्टफोलियोज देखे हैं, उन्होंने क्या क्या कुछ किया होता है वो सब मैंने खुद देखा है अपने अपनी आंखों से। इतने मोटे मोटे पोर्टफोलियो बना के लाते हैं। तो वो जब अप्लाई कर रहे होते हैं ऑब्वियसली, तो कभी कभी हमें फील होता है कि हमारे पाकिस्तान में हम लोग भी ये सब कुछ कर सकते हैं, कोई इतना मुश्किल नहीं है वहां पर। मतलब ये हमारे ग्रेजुएट्स करते क्या है कि वो यहाँ पर आते हैं यूके, 1-2 साल नॉन ट्रेनिंग जॉब करते हैं, और फिर जो है वो अपना पोर्टफोलियो बिल्ड करके अप्लाई करते हैं। लेकिन यूके के ग्रेजुएट्स, क्योंकि हमारे साथ अब यहाँ पर सेकंड ईयर तो नहीं, खैर फोर्थ ईयर फाइनल ईयर के बच्चे भी होते हैं, F1s भी होते हैं। ये सब लोग अपना अपना पोर्टफोलियो सेट कर रहे होते हैं और सब चीजें ज्वाइन कर रहे होते हैं। तो हमें लगता है कि यही चीजें अगर हमारे पाकिस्तान में ग्रेजुएट्स जो हैं वो भी अपने फोर्थ ईयर फाइनल ईयर से करना शुरू कर दें और फिर हाउस जॉब में भी करें, तो ये सब कुछ जो है वो हमारे ग्रेजुएट्स भी कर सकते हैं। तो इसलिए ये मेन हमारा मकसद है आज का ये वाला करने का, ये वेबिनार करने का। इसमें मैं आपको बताऊंगा कि, और तैमूर भाई भी बताएंगे आपको कि क्या चीजें हैं जो आप पाकिस्तान में बैठ के कर सकते हैं। ठीक है, जो आपका पोर्टफोलियो आप मैं आपको दिखाऊंगा कि इंटरनल मेडिसिन ट्रेनिंग जिस तरह जब मैंने ली थी, तो मैंने भी इसी ही एप्लीकेशन स्कोरिंग के थ्रू जो है वो अप्लाई किया था, और यही एप्लीकेशन स्कोरिंग अभी आज भी वैलिड है। तो मैं आपको वो सारी एप्लीकेशन स्कोरिंग दिखाता हूँ अभी, और आप उसमें से देखें कि आप लोगों को क्या लगता है कि आप क्या क्या कर सकते हैं। ठीक है, मैं स्टार्ट करता हूँ यहाँ से। काइंडली मुझे बताएं कि आपको मेरी स्क्रीन नजर आ रही है। तो स्क्रीन स्क्रीन शेयर होगी। हाँ जी, आ रही है। तो जो सबसे पहली चीज है वो है कि एडिशनल अंडर ग्रेजुएट डिग्रीज, लाइक व्हाट काइंड ऑफ डिग्रीज कैन यू गेट एंड यू कैन गेट मार्क्स फॉर देम। इसमें एक जो मेन चीज है जो मुझे लगता है कि हम पाकिस्तान में बैठ के कर सकते हैं, वो है आपका बीएससी की डिग्री। आपको पंजाब यूनिवर्सिटी अलाउ करती है कि आप अपने थर्ड ईयर के बाद जो है ना, यू कैन अप्लाई फॉर बीएससी। आप जो है वो यू जस्ट टेक वन एडिशनल इंग्लिश एग्जाम इन योर फोर्थ ईयर, एंड यू विल गेट एन एडिशनल डिग्री ऑफ बीएससी फ्रॉम पंजाब यूनिवर्सिटी। तो उसके आप यहाँ पे मार्क्स क्लेम कर सकते हैं। तिमूर में कुछ एडिशन करना चाहेंगे इसमें? जी। हाँ जी, नहीं आपने एक्सप्लेन कर दी है मेनली तो। हाँ जी, बेसिकली शुरू में आपको एक्सप्लेन करना चाह रहा है कि किस तरह पोर्टफोलियो की क्या चीजें आप अभी से प्लान कर सकते हैं जो कि आपको लॉन्ग रन में हेल्प करेंगी। मैंने नहीं की थी, हादी ने ये डिग्री की हुई थी और मुझे हुआ था कि मेरे पास होती तो मुझे भी एक्स्ट्रा मार्क्स मिल जाते। इसमें ये देखें ना, डिग्री ऑब्टेन ड्यूरिंग मेडिकल कोर्स, मतलब ड्यूरिंग योर मेडिकल कोर्स, इट्स नॉट आफ्टर। ये आप अपने थर्ड ईयर में प्लान करें, अप्लाई करें। फोर्थ ईयर में आप जो है ये एग्जाम दे दें, और आपका रिजल्ट आ जाएगा फाइनल से पहले पहले, एंड यू विल बी अ बीएससी एमबीबीएस डॉक्टर।
बहुत सारे डॉक्टर्स करते हैं पाकिस्तान में। जब मैं एग्जाम देने गया था अपना, तो मैंने देखा था बहुत सारे और भी लोग थे जो दे रहे थे, क्योंकि जस्ट वन इंग्लिश एग्जाम 2 हफ्ते की प्रिपरेशन भी नहीं लगेगी तकरीबन, एंड यू विल बी डन विद इट। फिर ये है पोस्ट ग्रेजुएट क्वालिफिकेशंस। पोस्ट ग्रेजुएट क्वालिफिकेशन में अब मास्टर्स भी आ जाता है, एमडी भी आ जाता है, पीएचडी भी आ जाती है। अब ये लोग इस चीज को रिकॉर्ड करते हैं। आप जाहिर सी बात है, जो भी आपने आगे पढ़ा हुआ है उसका रिकॉर्ड होता है उसमें। ये सब कुछ मैं आपको उसका लिंक भी जो है वो व्हाट्सएप ग्रुप पे शेयर कर दूंगा। ये सब कुछ जो है वो आप वहां पर भी देख सकते हैं। लेकिन इसके अंदर ये एफसीपीएस वगैरह नहीं आता है, जहां तक मैं जानता हूँ। इसमें डिप्लोमा आ सकता है, पोस्ट डिप्लोमा तो ग्रेजुएट आ सकते हैं डिप्लोमा। बिल्कुल। अगर किसी ने एनेस्थीसिया में डिप्लोमा किया हुआ है और वो क्या कहते हैं या रेडियोलॉजी में डिप्लोमा किया हुआ है, तो उनको भी मार्क्स मिलेंगे, जो कि काफी अच्छे मार्क्स हैं। जब आप एंड पे चाहे मार्क्स अभी तो इसमें स्कोर 2 कह रहा है, पर कई दफा आपको 2 स्कोर से बहुत अच्छी ट्रेनिंग पोस्ट मिल जाती है। लेकिन ये है कि अगर आप जो हैं वो नहीं कर रहे, फॉर एग्जांपल अगर आप अभी प्लाब नहीं कर रहे, आपको कुछ फैमिली प्रॉब्लम्स हैं और आप रुकना चाहते हैं अभी पाकिस्तान में, तो आप ये एडिशनल डिग्रीज जो है वो कर सकते हैं। लेकिन ये मतलब जो लोग ऑलरेडी रुके हुए हैं या कर रहे हैं उनके लिए है ये। उसके बाद आ गया एडिशनल अचीवमेंट्स। अब यहाँ पर हम लोग, बहुत सारे लोग ये समझते हैं कि मतलब जो इतना लोग पढ़ रहे हैं, चीटे बने हुए हैं, इनका कोई फायदा नहीं है इनका। ऐसी बात नहीं है। ये सब कुछ आपको नंबर देता है। फॉर एग्जाम्पल अगर आपकी डिस्टिंक्शन है ना, डिस्टिंक्शन आपको मार्क्स देती है यहाँ पर। मतलब अगर आपकी ऐसी कोई डिस्टिंक्शन है जो कि टॉप 18% को ही मिलती है सिर्फ, एक मिनट ठहरें, कुछ लोग ज्वाइन कर रहे हैं, उनको ज्वाइन करो। ये टॉप 18% को ही मिलती है डिस्टिंक्शन, उसमें आपको 6 मार्क्स मिल रहे हैं। ठीक है, कोई आपको नेशनल या इंटरनेशनल प्राइज मिला है मेडिसिन से रिलेटेड किसी भी चीज में, उसके भी आपको 4 मार्क्स मिल रहे हैं। और एक से ज्यादा आपकी डिस्टिंक्शन ऐसी जो कि 20% लोगों को मिलती है, मतलब 18% तो ऊपर वाला हो गया ना। अब ये 20% वाला है, तो इसमें भी आपको 2 मार्क्स मिल रहे हैं। तो इसका आप कर सकते हैं ये कि अगर आपको डिस्टिंक्शन मिली है या आपके मार्क्स किसी चीज में बहुत अच्छे आए हैं। कुछ टेक्स्ट आते हैं, टेक्स्ट देखिएगा क्या कह रहे हैं। जी। अच्छा ठीक है। तो हाँ, ये देखें इस साइड पे अगर आप देखें ना, यू मे ओनली क्लेम दिस इफ यू वर इन टॉप 20% ऑफ मार्क्स फॉर पार्ट ऑफ योर कोर्स एट लीस्ट वन ओकेजन। मतलब ये नहीं है कि हर साल आपके टोटल फाइनल ईयर तक आपके जो है वो उतने होने चाहिए। अगर आप किसी एक ओकेजन पे भी आपके इतने मार्क्स थे, तो यू विल फॉल इन दिस कैटेगरी एंड यू विल बी एबल टू गेट 2 मार्क्स फ्रॉम देयर। उसके बाद प्रेजेंटेशंस। अभी इसमें मैंने रिसेंटली अपनी प्रेजेंटेशन की है। मैंने इसमें ये वाले मार्क्स जो है ना अपने ऑब्टेन किए हैं अभी। इसमें ये है कि ऑरल प्रेजेंटेशन हो या पोस्टर प्रेजेंटेशन हो। अब बहुत सारी चीजों पे आप पोस्टर प्रेजेंटेशन कर सकते हैं। पाकिस्तान में रहते हुए भी बहुत सारे पोस्टर्स इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंसेस और नेशनल कॉन्फ्रेंसेस होती हैं। जिस वक्त मैं 4th ईयर में था, उस वक्त हम लोगों ने अपने एक और ग्रेजुएट संग मिलकर पोस्टर प्रेजेंटेशन की थी गवर्नमेंट कॉलेज यूनिवर्सिटी में। वो कोई जोलॉजी की कॉन्फ्रेंस थी, और उसमें हम अपना पोस्टर लेके चले गए थे, तो उसके मार्क्स भी मुझे मिले थे। ठीक है, तो छोटा मोटा आप एब्स्ट्रैक्ट्स वगैरह करें, कुछ रिसर्च के अंदर पार्ट लेना शुरू करें, और इनमें से कुछ ना कुछ मार्क्स लाजमी लें, क्योंकि ये बहुत लोग करते हैं। अभी रिसेंटली हमारे साथ यहाँ पर एक F1 थी, उन्होंने भी जो है वो इसमें इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस में लिए हैं। 5 मार्क्स मिलेंगे उनको भी यहाँ पर। तो मतलब इट्स नॉट वेरी डिफिकल्ट, यू कैन इजीली डू इट। और ये अगर आपकी जो कॉलेज में होती हैं कॉन्फ्रेंसेस, poster in which I was first or second author was shown at a regional or local medical meeting। तो ये 2 मार्क्स तो बिल्कुल हलवा है। आप जो ट्राई करेगा वो ये 2 मार्क्स तो उसके कहीं नहीं गए। और ये मैं ऐड करना फिर चाहूंगा, कुछ चीजें जो हैं मेरे ख्याल से पाकिस्तान में ज्यादा आसान है बनिस्बत यहाँ आके करने की। क्योंकि आपको पहले आप सिस्टम में एंटर हो रहे होते हो, आपके पास ये सब करने का टाइम नहीं होता। तो ये कुछ चीजें हैं जो अगर आप इजीली पाकिस्तान से कर के आ सकते हैं, तो उसका एडवांटेज ही होगा। और मैंने ये खुद किया हुआ है और इसके मार्क्स क्लेम किए हुए हैं, तो इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ कि दिस इज पॉसिबल, दिस इज वेरी मच पॉसिबल। फिर ये पब्लिकेशन हैं, ये ज्यादातर ये मानते हैं पबमेड साइटेड हो।
जो लोग रिसर्च में इंटरेस्टेड हैं उनके लिए तो ये इजी मार्क्स हैं, लेकिन बाकी लोगों के लिए ज़रा मुश्किल है। इसमें एक एक एरिया ऐसा है जहाँ पे आप कुछ मार्क्स कर सकते हैं, जो कि 2 नंबर है ये। आई हैव पब्लिश्ड 1 और मोर एब्स्ट्रैक्ट्स, नॉन पीयर रिव्यूड आर्टिकल्स और पब्लिश आर्टिकल्स दैट आर नॉट पबमेड साइटेड। मतलब कुछ मार्क्स हैं जो कि आप क्लेम कर सकते हैं इवन इफ इट्स नॉट पबमेड साइटेड। तो अपने हमारे कॉलेज का जर्नल है ये। कुछ हल्का-फुल्का अगर आप लोग काम करें, कुछ ना कुछ करें, तो ये 2 नंबर तो आप ले ही सकते हो। Obviously, it's better to go for these 8 marks, which is I don't think it's impossible. While living in Pakistan and like in RLMC, I do not think this is impossible. You have a lot of data और हर वक्त पेशेंट्स आ रहे हैं और कोई भी और ऐसा नहीं है कि आपके साथ बहुत सारे लोग compete कर रहे हो। You can easily do that. इसमें इसमें केस रिपोर्ट्स भी हैं, अगर आप यहाँ पर देखें ना। I am first author, joint first author, corresponding author, or co-author of more than one PubMed cited other publications such as editorials, reviews, case reports, letters. अब ये case reports is not very difficult, मतलब आपको कोई भी ऐसा केस आता है, जिस तरह जब हम लोग वहाँ मेडिसिन कर रहे थे, तो मुझे याद पड़ता है हमारे पास थायराइड के केस बहुत आ रहे थे और वो एक ही एरिया से ओरिजिनेट हो रहे थे। तो आपने रिसर्च नहीं करनी है उसके ऊपर कि भाई क्यों आ रहे हैं ये, यहाँ पर कौन सा केमिकल ऐसा है, पानी में कुछ है या कोई मतलब इनके खाने पीने में कुछ खराबी है, कुछ भी। आपने ये नहीं देखना, आपने सिर्फ उसको केस रिपोर्ट करनी है, उसकी प्रॉपर एक रिपोर्ट बना के अच्छी से आप कुछ केस रिपोर्टेड पढ़ें, रिपोर्ट्स पढ़ें। इसमें अपने पबमेड के ऊपर तो आपको आइडिया हो जाएगा कि केस रिपोर्ट कोई मुश्किल चीज नहीं है कि आपके 4 मार्क्स जो है ना यहाँ पर यू कैन इजीली क्लेम। इट्स नॉट वेरी डिफिकल्ट। जस्ट यू नीड टू बी अ बिट मोर कॉन्शियस। आपको थोड़ा सा ज्यादा अटैच होना पड़ेगा क्लिनिकली, और ये 4 मार्क्स आपके कहीं नहीं गए। फिर टीचिंग एक्सपीरियंस, तैमूर भाई आप कुछ ऐड करना चाहेंगे? इन टर्म्स ऑफ रिसर्च आप कह रहे हैं? जी। जी जी, रिसर्च का मेरे ख्याल से जब मैं स्टेज पे था, मेडिकल कॉलेज में था, तो मुझे ज्यादा रिसर्च का पता नहीं था और मुझे ये भी नहीं पता था कि कौन से रिसोर्सेज यूज करने हैं। तो इसलिए बेहतर है आप सिंपली किसी भी क्या कहते हैं, मेनली जर्नल्स को पढ़ना शुरू करें। उसमें आपको आइडिया होगा कि कौन सा सिस्टमैटिक रिव्यू है, कौन सा रैंडमाइज कंट्रोल ट्रायल है, कौन से केस सीरीज या केस रिपोर्ट है। हादी भाई यहाँ एम्फेसाइज करें कि केस सीरीज और केस रिपोर्ट आप लोग वहां पे इजीली लिख भी सकते हैं और फिर पब्लिश भी हो सकती है, जबकि केस सीरीज केस रिपोर्ट यहाँ पे भी थोड़ा सा टाइम लगता है केस सीरीज केस रिपोर्ट को पब्लिश होने में, और वेरी अनलाइकली होता है कि आप फर्स्ट या सेकंड ऑथर जब तक आप किसी सीनियर पोस्ट में आए तब तक आप हो। तो इसलिए जूनियर लेवल पे कुछ कुछ ऐसे हैं जर्नल्स जो आपकी रिसर्च भी पब्लिश कर लेंगे। और क्या मेनली आपको थोड़ा आइडिया होना चाहिए कि आप कर क्या रहे हैं, क्योंकि हमें स्टेज पे नहीं था जब हम मेडिकल कॉलेज में थे, या हमारे सीनियर्स नहीं थे तो हमें बताया नहीं क्या। तो अब ये है कि मकसद यही है कि आप लोग वेल प्रिपेयर्ड हो के आए, ताकि क्योंकि अगर अगर इन्वायरमेंट competitive भी है तो आपके लिए इजीली क्या कहते हैं आप जॉब सिक्योर कर लें। अच्छा तैमूर भाई, मैंने इसमें मार्क्स क्लेम किए हुए हैं। मैंने हम्म अतीब के साथ मिलकर एक आर्टिकल पब्लिश किया था आरएलएमसी के जर्नल में, हम्म। और मैं वो जर्नल और उसकी कॉपी ले गया था साथ। मैंने उसके मार्क्स क्लेम करके हाँ, जब इंटरव्यू एविडेंस हुआ था ना। प्रोवाइड करना पड़ता है। हाँ, तो ये इसमें आप 2 मार्क्स तो आप इजीली क्लेम कर सकते हैं। थोड़े से भी विजिलेंट अगर आप हो जाएं और थोड़ा सा भी हम्म आप करने लग पड़े ना, तो 2 मार्क्स तो आप हम्म इजीली क्लेम कर सकते हैं। हम्म। और मेरे ख्याल में तो ये केस रिपोर्ट्स भी इट्स नॉट नॉट वेरी डिफिकल्ट। लाइक और अगर कोई पाकिस्तान में बंदा बहुत बहुत सारे ज्यादा करना इंटरेस्टिंग करना चाहता है तो उसके लिए इंटरेस्टिंग हो। केसेस हैं जिन पे केस रिपोर्ट या केस सीरीज लिखी जा सकती है। हम्म। तो मैं ये कहूंगा कि आप लोग कुछ देखें केसेस, कुछ केस रिपोर्ट्स पढ़ें पबमेड पे, और ये आप देखें वहां पर। इसके बाद है टीचिंग एक्सपीरियंस। तो इसमें मैं काफी इसमें भी मैंने मार्क्स क्लेम किए हैं, क्योंकि जब मैं अपना कर रहा था साइकाइट्री की, तैमूर भाई कर रहा था जॉब पाकिस्तान में, हाउस जॉब। तो साइकाइट्री की हाउस जॉब में वो यूज टू टीच एज वेल। तो उसका एक सर्टिफिकेट बनवाया था और उससे मैंने इसमें भी मार्क्स क्लेम किए थे। तो इसमें भी अगर आप लोग गौर से देखें तो इसमें भी कुछ बहुत मुश्किल है, मैंने थोड़े से किए थे क्लेम, लेकिन किए थे कुछ ना कुछ। इसमें अगर आप ये वाला देखें ना, I have provided regular teaching for healthcare professionals or medical students over a period of approximately 3 months or longer.
आई हैव एविडेंस ऑफ फॉर्मल फीडबैक, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, फॉर्मल फीडबैक। 3 मार्क्स यू कैन क्लेम इजीली अगर आप अपनी हाउस जॉब में बच्चों को पढ़ाते रहते हैं और अपने टीचिंग अपने कंसल्टेंट जो भी आपका है ना, मतलब फॉर एग्जांपल अगर आप मेडिसिन की हाउस जॉब कर रहे हैं तो यू कैन स्टार्ट एन ईसीजी सेशन, स्टार्ट टीचिंग ईसीजी टू अदर एसएचओस, अदर एचओस और फाइनल ईयर स्टूडेंट्स। और या फिर आप एक्सरे का कुछ पकड़ लें, कुछ भी इस तरह की चीज कर लें, आप छोटा सा इसमें आप इजीली कर सकते हैं। और 2 नंबर भी आप इजीली क्लेम कर सकते हैं कि आई हैव टॉट मेडिकल स्टूडेंट्स और अदर हेल्थ केयर प्रोफेशनल्स ओकेजनली, तो ये भी कर सकते हैं आप। लेकिन 3 महीने का कोई भी कोर्स आप आराम से वो बना सकते हैं ईसीजी के, मतलब 6 सेशंस बना लें, मतलब 15 दिन के बाद एक सेशन, हर 2 वीक्स के बाद एक सेशन, इस तरह के कुछ, मतलब दिस कैन बी डन एज वेल। ट्रेनिंग इन टीचिंग, तैमूर भाई आपको ज्यादा इसमें एक्सपीरियंस है। जी कुछ तो कोर्सेज होते हैं जो एग्जिस्ट करते हैं टीचिंग एंड ट्रेनिंग के, मैंने वो किया था और मैंने मार्क्स भी कंप्लीट उसके किए थे। बाकी कुछ मास्टर्स लेवल ऑफ टीचिंग है, वो तो ऑब्वियसली मुश्किल है आपको मार्क्स लेना। और डिप्लोमास वगैरह भी मेरा नहीं ख्याल मेडिकल स्टूडेंट्स के पास उस स्टेज पे होते हैं। तो टीचिंग एंड ट्रेनिंग के मार्क्स थे। वो खैर कोर्सेज एक्सपेंसिव हैं और कई दफा आपको अपनी जेब से पैसे लगाने पड़ते हैं उस कोर्स को लेने के लिए। अ, मेरा नहीं ख्याल पाकिस्तान में शायद यूएचएस कोई टीचिंग के डिप्लोमास करा रहे हों, पर समटाइम्स मेरा नहीं ख्याल वो वर्थ इट है कि आप मेनली मेरी ये अप्रोच है कि आप स्मार्टली अप्रोच करें ताकि आप मैक्सिमम मार्क्स सिक्योर कर सकें। हमारे मुजफ्फर भाई ने भी ज्वाइन किया, हमें भी नजर आ रहे हैं मुझे यहाँ पर। मुजफ्फर भाई कैसे हैं आप? हाँ जी, अच्छा, तो अस्सलाम इसमें मैं वालेकुम आपको एक एवरीवन। अल्हम्दुलिल्लाह मैं यहाँ ठीक पे शुक्रिया क्या सर आपको ज्वाइन करने के लिए। भाई पार्किंग के अंदर यहाँ बैठ के आपकी जो है ना वो मीटिंग अटेंड कर रहा हूँ, ये देखें। बहुत शुक्रिया सर। अच्छा हदी, यहाँ पे एक क्वेश्चन आया है नताशा की तरफ से कि हाउ कैन वी गिव प्रूफ दैट वी हैव टॉट दीज स्टूडेंट्स। जिस तरह हादी कह रहे हैं कि जी, आप 2 लोगों को फॉर्मल एंटर करना। फीडबैक ले सकते हैं, फीडबैक फॉर्म्स ऑनलाइन भी अवेलेबल जी, होते हैं, या फॉर्मल फीड, बिल्कुल। कॉलेज को ये कहें कि ऑनलाइन आपके लिए ऑनलाइन मिल जाते हैं फॉर्म्स। ऑनलाइन भी मिल जाते हैं, या कॉलेज आपके लिए पब्लिश भी कर सकता है। आई एम श्योर कि हाँ, वो बिल्कुल कर काफी सकता है। अंडरस्टैंड करेंगे कि आप किस मकसद के लिए चाह रहे हैं। मेनली है कि आप कॉलेज को अप्रोच करें, उनसे कहें कि हमें फीडबैक फॉर्म दे दें, या वही फीडबैक फॉर्म आप कॉलेज के पास ले जाएं और एक अपना फीडबैक फॉर्म बना लें। इसमें मैं ये कहूंगा कि तैमूर भाई ने जब अपना सेक्रेटरी के लिए अप्लाई किया था ना, तो इन्होंने एक कोर्स किया था जिसमें इन्होंने ये 2 मार्क्स क्लेम किए थे। मैंने उसको ये नहीं किया था, लेकिन मैंने अब कर लिया है अपनी नेक्स्ट ट्रेनिंग एप्लीकेशन के लिए इंशाल्लाह। तो ये एक टीच द टीचर कोर्स होता है, लेकिन ये मैं नहीं आपको कहूंगा कि आप पाकिस्तान में बैठे करें। ये आप जब यूके आ जाए तो आप आराम से कर सकते हैं। इसमें आपको स्टडी बजट भी मिल जाता है, मतलब इसकी जो भी पेमेंट है वो आपका हॉस्पिटल कर देता है। तो ये पाकिस्तान में करने की चीज नहीं है मेरे ख्याल में, ये ज्यादा है कि यहाँ पे करने की। उसमें इजीली यू कैन क्लेम 2 मार्क्स, और मोस्टली मोस्टली लोगों ने किया होता है। 2-3 दिन का कोर्स होता है और मोस्टली लोगों ने ये किया होता है यहाँ पर। लीडरशिप एंड मैनेजमेंट, तो इसमें अब बहुत सारे हमारे कॉलेज में जब हम लोग कोई भी सोसाइटीज में जाते थे, किसी भी चीज में पार्टिसिपेट करते थे, तो बहुत सारे लोग हमारे मजाक भी उड़ाते थे और इसको सीरियस नहीं लेते थे इतना। लेकिन ये एक ऐसी चीज है जिसमें आप इजीली 3 मार्क्स क्लेम कर सकते हैं। सो आई होल्ड हैव हेल्ड ए लोकल लीडरशिप और मैनेजरियल रोल फॉर 6 or more months एंड कैन डेमोन्स्ट्रेट अ पॉजिटिव इम्पैक्ट। इसमें अब आप किसी भी सोसाइटी के मतलब किसी प्रॉपर सोसाइटी डिबेटिंग के सोसाइटी, प्रेसिडेंट हैं, या यू डोंट नीड टू डिबेटिंग। बी अ प्रेसिडेंट, यू कैन बी एनीथिंग लाइक जनरल सेक्रेटरी भी, कुछ भी, मतलब एक लीडरशिप रोल के अंदर आप अगर 6 मंथ से ज्यादा रहे हैं अपने कॉलेज में, तो दैट कैन बी पार्ट ऑफ इट। लाइक इसकी अगर आप पढ़े ना, ये क्या आ रहा है, एग्जाम्पल इंक्लूड अ डिबेटिंग रोल, सोसाइटी। एनीथिंग Example include a role within one hospital or medical school, such as a junior doctor's mess president or trainee representative on a hospital committee, charity, scouting guides, sports, creative arts at a local or regional level. इसमें हमारे कुछ
जिसमें रामिस हमारे जूनियर डॉक्टर्स में वो था, प्रेसिडेंट था, अपने प्रेसिडेंट नहीं था, सॉरी, अपने फुटबॉल का कैप्टन था। तो उसको मैंने अभी बोला है, शायद वो इसमें क्लेम करेगा तो पता चलेगा कि इसमें उसको मिल रहे हैं कि नहीं मिल रहे फुटबॉल कैप्टन होने के लिए। तो दिस इज समथिंग एज वेल दैट यू कैन क्लेम। तो ऑलवेज पाकिस्तान में ना हम बहुत कुछ करते हैं, लेकिन हमने कभी ये नहीं सोचा कि भाई इसका सर्टिफिकेट भी हमें मिले। जिस तरह फुटबॉल के कैप्टन होते हैं, 6 मंथ्स 1 ईयर के लिए रहते हैं, कभी सर्टिफिकेट नहीं मांगा किसी ने। अब ये पाथवे समझा रहे हैं कि अपने जूनियर्स के लिए कि आप लोग कैसे आ सकते हो बाहर, और ये वो पहला आज इनका सेशन। अब ये देखें रूम चल रहा है और 34 लोग सुन रहे हैं। डॉक्यूमेंटेशन ऑफ एवरीथिंग इज इम्पोर्टेंट। इसमें बताया कि कौन कौन सा। मुजफ्फर काइंडली म्यूट कर दें आप। नहीं, मुजफ्फर नहीं, कोई और है, ये पता नहीं चला। चलें, बहरहाल इसमें आप ये देख लें, नेशनल रीजनल लेवल पे हो तो ऑब्वियसली देयर आर 6 मार्क्स विच इज अ बिट डिफिकल्ट, लेकिन ये दिस इज नॉट डिफिकल्ट। ठीक है, तो अगर आप इसको पूरे को कैलकुलेट करें ना यहाँ तक, तो यू आर गेटिंग इजीली अराउंड मे बी अभी तक आप लोगों के कोई क्वेश्चंस हैं तो आप लोग अनम्यूट करके भी पूछ सकते हैं, या आप चैट में भी ड्रॉप कर सकते हैं मैसेज। अस्सलाम वालेकुम। जी हाँ जी, श्योर। जी सर, मैंने पूछना था कि आपने टीचिंग एक्सपीरियंस की बात की है, वो एक्सपीरियंस हम अंडर ग्रेजुएट लेवल पे गेन कर सकते हैं? जैसे अगर पढ़ाते हो किसी को और हम वो गूगल फॉर्म्स के थ्रू उनसे फिल करा लें और एक रिपोर्ट बनवा लें, तो वो काउंट करेगा टुवर्ड्स द टीचिंग एक्सपीरियंस? मतलब उसके नंबर गेन कर सकते हैं? मैं ये चीज देखी है। ये I have जो taught medical students or other healthcare professionals. Occasionally, I have evidence of formal feedback. इसमें कहीं ये नहीं लिखा कि you have to be a doctor before you do this. So you can easily do that. ओके, थैंक यू। तो इसका भी हो गया कंप्लीट। अब ये एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है, क्वालिटी इंप्रूवमेंट प्रोजेक्ट्स, और ये हमारे पाकिस्तान में बहुत कम लोगों को पता है इस चीज का कि ये कितना आसान है पाकिस्तान में बैठ के करना। अब इसमें कुछ चीजें हैं जो मैं आपको बताता हूँ। क्वालिटी इंप्रूवमेंट प्रोजेक्ट होता है कि आपने कुछ आइडेंटिफाई किया, मतलब एक सिंपल, बहुत कॉम्प्लिकेटेड भी हो सकता है, मैं आपको एक सिंपल क्वालिटी इंप्रूवमेंट प्रोजेक्ट के बारे में बता रहा हूँ कि आपने आइडेंटिफाई किया कि ये प्रॉब्लम मेरे हॉस्पिटल में या मेरे वार्ड में ये प्रॉब्लम चल रही है। ये सबसे बेहतर है हाउस ऑफिस के लिए। तो आपने आइडेंटिफाई किया कि ये हमारे वार्ड में प्रॉब्लम चल रहा है। फॉर एग्जाम्पल, वहां पर ब्लड लेने के लिए एसेप्टिक टेक्निक प्रॉपर यूज नहीं होती। ठीक है, फर्स्ट यू नीड टू नो व्हाट एसेप्टिक टेक्निक इज, और उसका कोई गाइडलाइन निकालें प्रॉपर, जो कि फॉर एग्जांपल ब्रिटिश गाइडलाइंस या अमेरिकन या ऑस्ट्रेलियन गाइडलाइंस को भी निकालें कि ये उन्होंने 5 स्टेप्स दिए। जिस तरह अब 5 स्टेप्स 6 स्टेप्स होते हैं हैंड हाइजीन के, तो वो सारे डॉक्यूमेंटेड हैं कि दिस इज व्हाट यू नीड टू मेक योर हैंड्स क्लीन बिफोर एवरी पेशेंट। तो वो 6 स्टेप्स फॉर एग्जांपल अब पाकिस्तान में कोई भी नहीं फॉलो करता, हम भी नहीं करते थे जब हम पाकिस्तान होते थे, हमें पता ही नहीं। ठीक है, हम हाथ धोते थे बहुत सी तरीके से, लेकिन वो 6 स्टेप्स फॉलो करने ये नहीं पता था। ठीक है, वो आप निकालें, आप एक ऑडिट करें। ये मैं आपको एग्जांपल दे रहा हूँ। ठीक है, आप एक ऑडिट करें, आप चुप करके वार्ड के कोने में खड़े हो जाएं और ऑडिट करें कि मैंने आज 20 लोगों को देखा है कि 20 लोगों में से सिर्फ 2 ने या 5 होंगे, 10 होंगे, मतलब, लेकिन उनमें इतने लोगों ने सिर्फ जो है वो प्रॉपर तरीके से हैंड वॉश किए। ठीक है, अब आपने एक ऑडिट कर लिया, आपने प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई करके उसको डॉक्यूमेंट कर लिया साइंटिफिकली। उसके बाद अब आपने अपनी इंटरवेंशन देनी है कि क्या मैं करूं कि लोग इससे बाद आ जाएं और प्रॉपर हाथ धोने शुरू कर दें। आपको पता है कि लोगों को पता नहीं है इस चीज का, दे नीड मोर टीचिंग। फॉर एग्जाम्पल, आप उनको टीच करते हैं। ठीक है, ये आपकी फर्स्ट इंटरवेंशन होगी। आप एक सबको बुलाते हैं, एक सेशन करते हैं हाफ एन आवर का, उसमें लोगों को बताते हैं कि दीज आर द स्टेप्स ऑफ हैंड हाइजीन। उसके बाद आप 2 हफ्ते के बाद दोबारा ऑडिट करते हैं, आप कहते हैं जी पहले 20 में से 5 लोग कर रहे थे प्रॉपर तरीके से हैंड वॉश, अब जो है वो 10 करने लग पड़े।
ये आपका एक साइकिल हो गया, इसमें आपने क्वालिटी इंप्रूवमेंट कर दी वहां पर, उसमें हेल्थ केयर की और हाइजीन की, पेशेंट के लिए भी अच्छा हुआ, वार्ड के लिए भी अच्छा हुआ, आपने एक क्वालिटी इंप्रूव कर दी ऑलरेडी। उसके बाद सेकंड आप एक और साइकिल, अब जिस तरह से यहाँ पर 3 और मोर साइकिल्स का ये 8 मार्क्स हैं और 2 साइकिल्स के 6 मार्क्स हैं। एक और साइकिल करते हैं आप, उसमें आप कहते हैं कि अब मैं यूं करूंगा इस दफा कि मैं पोस्टर्स बनाऊंगा जिसके ऊपर वो सारे 6 जो है ना स्टेप्स या 7 स्टेप जितने भी होते हैं स्टेप्स ऑफ हाइजीन की, वो मैं एक पिक्चर लगा दूंगा वहां पर, और वो पिक्चर लोग देखेंगे तो उनको याद आ जाएगा कि भाई मैंने करना ही है काम। तो वो आपने पिक्चर्स लगा दी जहां पर भी हैंड वॉश एरियाज हैं, और आपने देखा पहले 10 थे और अब 12 लोग कर रहे हैं, और दोबारा रीऑडिट किया। रीऑडिट में आपने लोगों को बताना नहीं है ऑब्वियसली कि भाई आप करो, वो ऑडिट होता है खामोशी से, आप चुप कर साइड में खड़े हो जाए, यू जस्ट ऑब्जर्व। तो वो आपके सेकंड साइकिल भी हो जाएगा। ये जस्ट एक एग्जांपल, मैं आपको एक बहुत सिंपल से क्वालिटी इंप्रूवमेंट प्रोजेक्ट की एग्जांपल दे रहा हूँ। तो बहुत अच्छे अच्छे क्वालिटी इंप्रूवमेंट प्रोजेक्ट्स होते हैं। आप बेशुमार गाइडलाइंस हैं, किसी भी गाइडलाइन को निकाल लें, किसी भी गाइडलाइन, यू कैन जस्ट यूज एनी गाइडलाइन। फॉर एग्जांपल पिछले अरसे में हमारे एक कोलीग ने यहाँ पर किया था क्वालिटी इंप्रूवमेंट प्रोजेक्ट, उसमें उन्होंने गाइडलाइन निकाली थी कि कुछ कुछ गाइडलाइंस हैं कि स्पेसिफिक तरह के जो हार्ट फेलियर के पेशेंट्स होते हैं ना, उनकी उनकी जो आयरन रिप्लेसमेंट होती है दैट शुड बी ऑलवेज आईवी। ठीक है, आईवी रिप्लेसमेंट होती है। तो उन्होंने वो देखा कि भी वो कार्डियक वार्ड में काम कर रहे थे, उन्होंने देखा कि ये तो हम फॉलो नहीं कर रहे, उन्होंने फिर उसको आगे लेके चले और उसको फॉलो करवाया, तो वो मतलब उसका क्वालिटी इंप्रूवमेंट प्रोजेक्ट हो गया। तो ये बहुत आसान है, इसके बगैर आपकी F2 कॉम्पिटेंसीज साइन नहीं होंगी। ठीक है, F2 कॉम्पिटेंसीज यूके से भी साइन हो जाती हैं, कोई ऐसा हवा नहीं है, कोई इतना मसला नहीं है, लेकिन इट्स मच इजियर टू गेट देम साइन व्हेन यू आर इन पाकिस्तान। ठीक है, वो फॉर एग्जांपल आप जिस तरह जुलाई में आप आए हैं यूके में, फरवरी मार्च अप्रैल कहीं कभी कभी भी आप आते हैं यूके में, नवंबर में ट्रेनिंग एप्लीकेशंस ओपन होती हैं। ठीक है, आपने आते ही नॉन ट्रेनिंग जॉब पकड़ी, आपने नॉन ट्रेनिंग जॉब शुरू की, पहले 5-6 महीने आप एडजस्ट होते हैं, उसमें F2 कॉम्पिटेंसी साइन करवा लेते हैं, बहुत सारे लोग करवा लेते हैं, ऐसी बात नहीं है, लेकिन कुछ लोगों को मुश्किल भी होती है बात, क्योंकि उन्होंने क्वालिटी इंप्रूवमेंट प्रोजेक्ट्स में पार्ट नहीं लिया था। यू डू नॉट नीड टू डू अ फुल क्वालिटी इंप्रूवमेंट प्रोजेक्ट टू गेट योर F2 कॉम्पिटेंसी साइन, बट यू नीड टू बी अ पार्ट ऑफ इट। ठीक है, मतलब अगर आप 3-4 लोग मिलकर करते हो तो आप सबका हो जाता है। और इसका आगे भी बहुत बहुत फायदा है आपके, आप ड्यूरिंग ट्रेनिंग यू हैव, इट्स अ मस्ट, आईएमटी ट्रेनिंग में ये मस्ट है कि आपने ड्यूरिंग ट्रेनिंग करना है, मैंडेटरी है। लेकिन बहरहाल ये इस तरह से आप करें, और इसके भी आप मार्क्स एटलीस्ट कुछ ना कुछ हद तक, इन्वॉल्वमेंट वालों को भी 4 नंबर तो मिल ही रहे हैं। ठीक है, तो उन पर कुछ ऐड करना चाहेंगे अपना? आपने बहुत अच्छी तरह एक्सप्लेन कर दी है, और वही एम्फेसिस उसी बात पे आप नोट कर रहे होंगे, हम दोबारा करें कि बहुत सारी चीजें पाकिस्तान से भी हो सकती हैं और आपको कर लेनी चाहिए अगर आपको अपॉर्चुनिटी मिलती है। जहाँ यूके में ना सब कुछ आसान है, कुछ ऐसा मुश्किल नहीं है, लेकिन हर बंदा, अब देखो यहाँ पर अगर 20,000 डॉक्टर है ना, तो 20,000 लोग ही क्वालिटी इंप्रूवमेंट प्रोजेक्ट का या हिस्सा है क्या वो कर रहे हैं। ठीक है, तो बहुत सारी सिंपल चीजें तो वो लोग ऑलरेडी कर रहे हैं, पाकिस्तान में कोई भी नहीं कर रहा कुछ भी। तो सब सिंपल सिंपल प्रोजेक्ट्स भी अभी आप कर सकते हैं, बहुत सिंपल, जिस तरह मैंने आपको हैंड हाइजीन का दिया है, ये ऑलरेडी कहीं ना कहीं हुआ होगा। ठीक है, आप वहां से उसको पढ़ें, उसको जो है साथ, अगर कॉपी नहीं करना, कॉपी पेस्ट नहीं करना कुछ भी। अभी रिसेंटली मेरे एक जानने वाले के साथ ये हुआ है कि उसने कुछ प्रोजेक्ट्स किए थे, उसने कॉपी पेस्ट कर दिया और उसको जीएमसी को रिपोर्ट कर दिया उन्होंने। तो दैट्स नॉट गुड एट ऑल। कॉपी पेस्ट नहीं करना है, अपना ओरिजिनल करें, और जब आप उसको लिखें या कहीं भी प्रेजेंट करें तो आप कहें कि मैंने इंस्पिरेशन वहां से ली है, मैंने इसको पढ़ा है वहां से। डोंट कॉपी देयर वर्ड्स, डोंट कॉपी देयर थिंग्स। ठीक है, कि मैंने उसको, उसका सबसे अच्छा तरीका ये होता है कि जब आप किसी का कुछ वर्क ले रहे हो ना, तो उसको मेंशन करें कि ये मैंने चीज यहाँ से उठाई है। खुद अपने आप को अपना अपना क्लेम नहीं करना उसको, जो चीज कहीं और से उठाई है उसको कभी अपना क्लेम नहीं करना। तो इसीलिए एंड के ऊपर ना वो रेफरेंसेस होते हैं, आप एंड पे रेफरेंसेस दे देते हैं कि ये चीज मैंने यहाँ से उठाई है। लेकिन जब आप अपना प्रोजेक्ट कर रहे हैं तो आप यूं कह सकते हैं कि आई हैव सीन दिस प्रोजेक्ट हैपनिंग समवेयर एल्स एंड आई एम डूइंग दिस नाउ। इस तरह करके मतलब कुछ ना कुछ आप उसका भी बना सकते हैं कि मेरे वार्ड में ये नहीं हो रहा था तो मैंने अपने वार्ड में कर दिया ये। बट ऑलवेज टेल वेयर हैव यू टेकन इट फ्रॉम। Excuse me, sir. जी जी।
तो सर मैंने ना पूछना था कि IFMSA के थ्रू ना और वैसे भी इन जनरल हमने कॉलेज में ना जैसे वर्कशॉप्स कराई हुई हैं जिसके अंदर बेसिक लाइफ सपोर्ट की है और एक सर्जिकल स्किल्स की कोई वर्कशॉप है। अच्छा सर ये मैंने पूछना था, ये क्वालिटी इंप्रूवमेंट प्रोजेक्ट के फर्स्ट फेज में अकाउंट होते हैं? दोबारा बताइएगा कौन सी चीजें क्वालिटी इंप्रूवमेंट काउंट होती हैं? ये एक बेसिक लाइफ सपोर्ट की वर्कशॉप अगर किसी ने ऑर्गेनाइज कराई हुई हो और सर्जिकल स्किल्स की वर्कशॉप किसी ने अगर ऑर्गेनाइज कराई हो। नहीं, ऐसे नहीं हो सकता काउंट। सो फर्स्ट यू नीड टू हैव अ प्रॉब्लम एंड यू नीड टू डॉक्यूमेंट अ प्रॉब्लम। ठीक है, जब तक वो प्रॉब्लम साइंटिफिकली डॉक्यूमेंट नहीं हुई ना, आपने आपको लगा, आपने सोचा जहन में कि लोगों को ये चीज नहीं आती और आपने उनको पढ़ा दिया, दैट्स नॉट इट। You have to document the problem first. So you have to have a problem, and then you need to scientifically document the problem via audits or surveys or anyhow. Okay, and after that you do your intervention, and then you re-audit or re-survey, and then you show that there was some improvement. That's a quality improvement project. That's a simple one. तो इस तरह से आपने कोई वर्कशॉप करवाई तो आपने आइडेंटिफाई नहीं किया पहले प्रॉब्लम को और साइंटिफिकली डॉक्यूमेंट नहीं किया। मैं अब आपको अपना अपना प्रोजेक्ट दिखाता हूँ, इससे नेक्स्ट स्लाइड में मेरा प्रोजेक्ट है। अब ये एक बहुत सिंपल प्रोजेक्ट है, ठीक है, और ये मैंने साउथ ईस्टर्न हेल्थ एंड सोशल केयर ट्रस्ट में किया था। इनका छोटा सा हॉस्पिटल है, लेगन वैली हॉस्पिटल। तो मेरे साथ थी डॉक्टर एलन, ये हमारी F1 थी, और माइकल एल्कॉन हमारे कंसल्टेंट थे। इनका नाम सिर्फ इसलिए एंटर किया हुआ है क्योंकि ही वाज अ सुपरवाइजर। मेनली ये मेरा प्रोजेक्ट था। तो इसमें हमने अब ये क्या किया था कि मैं जब इस हॉस्पिटल में गया तो मुझे ये अंदाजा हुआ कि ये इस हॉस्पिटल में ज्यादातर पेशेंट क्रॉनिक थे। डॉक्टर फहीम आ गए हैं। अस्सलाम वालेकुम सर फहीम, ज्वाइन कर रहे हैं। तो मैं आपको बताता हूँ इसके बारे में छोटा सा 5 मिनट में। मैंने जब देखा कि इस हॉस्पिटल में सबसे बड़ा मसला ये था कि यहाँ पे पेशेंट्स क्रॉनिक थे। मतलब दूसरे हॉस्पिटल से पेशेंट इस हॉस्पिटल में वो भेज देते थे जिनके ऐसे मसले होते थे कि अब इनको मेडिकली इतना मसला नहीं है लेकिन ये घर नहीं जा सकते फॉर सम रीजंस। तो उसमें अब 20-20, 25-25, 30 दिन के नोट्स होते थे। अब जब F1 यहाँ पर जो HO होता है, जो F1 होता है ना, उसने डिस्चार्ज लेटर्स बनाने होते हैं। ज्यादातर ये वो बनाते हैं, वैसे तो सब लोग ही कंट्रीब्यूट करते हैं, लेकिन ज्यादातर उसने बनाने होते हैं। तो अब वो जब उसने लेटर बनाना है तो उसने पिछले 20 दिन को देखना है, पिछले 20 दिन के नोट्स पढ़ने हैं, क्योंकि उसमें कुछ भी मिस हो गया तो बड़ा मसला बनेगा। ठीक है, यहाँ पाकिस्तान में हम चीजों की केयर नहीं करते, लेकिन यहाँ पर यूके में इन चीजों का बहुत मसला है कि अगर आपको कुछ मिस नहीं करना होता है। वो बेचारा पिछले 20 दिन के लेटर पढ़ रहा है और उसके बाद जो है वो देख रहा है कि अच्छा ठीक है, अब मैं डिस्चार्ज लेटर बनाता हूँ इसका। अब 20 दिन के उसको लेटर पढ़ना क्यों जरूरी है, 20 दिन के नोट्स पढ़ना क्यों जरूरी है? फॉर एग्जाम्पल, अब पेशेंट आया है डे 1 पे, एडमिट हुआ है, वो फॉल के साथ आया था। ठीक है, किसी ने वैसे ही, अब वो फॉल उसका चाहे मैकेनिकल फॉल था, लेकिन किसी ने वैसे ही इसको नोट किया कि इसके सर के ऊपर एक निशान है, विच कैन बी स्किन कैंसर। तो उसको ड्यूरिंग हॉस्पिटल स्टे ही डजंट नीड टू, इट्स नॉट समथिंग, इट इज इमरजेंसी, वी कॉल इट एज अ रेड फ्लैग रेफरल। मतलब 2-3 हफ्ते के अंदर इसमें किसी को दिखाना है, इसको हमें रेफर करना है आगे ताकि ये फैल ना जाए। लेकिन इट्स नॉट समथिंग विच इज इमरजेंसी के यू नीड टू डू इट राइट नाउ। ठीक है, बहुत सारी चीजें हमें होती हैं ऐसी। अब फॉर एग्जाम्पल किसी ने वो डॉक्यूमेंट कर दिया और उसने वहां लिख दिया नोट्स के अंदर कि डिस्चार्ज करते हैं इस पेशेंट को, लेकिन इसको जो है ना स्किन वालों को रेफर करते हैं साथ, आउट पेशेंट के तौर पे। अब वो पेशेंट डिस्चार्ज होने के करीब था, नेक्स्ट डे उसने डिस्चार्ज होना था, लेकिन फॉर सम रीजन वो डिस्चार्ज नहीं हुआ। यहाँ पे बहुत सारे इश्यूज होते हैं एमडीटी के। फॉर एग्जांपल, यू नीड टू मेक इट सेफ फॉर द पेशेंट टू गो होम। बहुत सारे लोगों को घर में सपोर्ट नहीं होती, तो आप उनके लिए पैकेज ऑफ केयर वगैरह बना रहे होते हैं, अरेंज कर रहे होते हैं, तो उसमें इट टेक्स लाइक 2-3 वीक सम टाइम। तो वो पेशेंट एमडीटी की वजह से रुक गया। 2 हफ्ते के बाद अब रोज डॉक्टर देखते हैं, नोट लिख के चले जाते हैं, फिजियोथेरेपी वाले देखते हैं, वो नोट लिख के चले जाते हैं, ऑक्यूपेशनल थेरेपी वाले देखते हैं, वो नोट लिख के चले जाते हैं। अब वो 3 हफ्ते के बाद वो डिस्चार्ज हो रहा है, तो F1 नीड्स टू नो कि कौन कौन सी चीजें हमने इसकी डिस्चार्ज के टाइम के लिए रखी हैं, कि इसको डिस्चार्ज पे हमने कहाँ भेजना है। तो वो चीजें देखने के लिए उसको सब नोट्स पढ़ने की जरूरत है। तो मैंने सिर्फ एक छोटा सा किया था कि जहां पर भी आप कुछ डिस्चार्ज रिलेटेड इंफॉर्मेशन लिखें, उसके साथ आप 5 स्टैटिक मार्क्स या 5 स्टार्स लगा दें, ताकि वो हाईलाइट हो जाए, जस्ट टू हाईलाइट इट। मैंने पहले आइडेंटिफाई किया प्रॉब्लम को, मैंने इसको प्रॉब्लम ये पकड़ी कि
स्ट्रेस बहुत है इसकी वजह से। मतलब अगर एक बंदे ने 20 डिस्चार्ज लेटर बनाने हैं एक दिन में, तो इट्स वेरी डिफिकल्ट फॉर हिम टू स्टडी लाइक दैट मच नोट्स। तो मैंने डॉक्टर से ये पूछा कि आपका स्ट्रेस लेवल क्या है जब आप कोई भी ऐसी चीज ऐसा डिस्चार्ज लेटर बना रहे हैं फॉर अ पेशेंट हु हैज बीन हियर फॉर अ लॉन्ग टाइम। तो लोगों ने मुझे स्कोर दिया 7 पॉइंट समथिंग का स्कोर था, ठीक है, 7.2 था, 7.3 था। उसके बाद मैंने अपना 5 स्टार अप्रोच वहां पर स्टार्ट करवाई और लोगों को रिमाइंड कराया हर रोज कि आपने 5 स्टार यूज करने हैं व्हेनेवर यू आर राइटिंग सम नोट्स लाइक दिस। और तकरीबन कोई 1 महीने के बाद हमने लोगों से सेम क्वेश्चन किया कि व्हाट इज योर स्ट्रेस लेवल नाउ व्हेन यू आर यूजिंग द 5 स्टार अप्रोच एंड यू आर डिस्चार्जिंग अ पेशेंट। तो लोगों ने मुझे स्कोर दिया 4 पॉइंट समथिंग का। तो देयर वाज सम क्वालिटी इंप्रूवमेंट देयर, ठीक है। तो ये उसका फिर मैंने ये पोस्टर बना के, ये क्वालिटी इंप्रूवमेंट प्रोजेक्ट मेरा वहां पर मेरी ट्रेनिंग के लिए भी यूज हो गया, और मैंने उसका फिर ये पोस्टर बनाया। ये उसका पोस्टर है, और ये हमारी स्वीडन में कॉन्फ्रेंस हुई, ये पोस्टर वहां पर भी जो है वो पब्लिश हुआ। तो इसके मुझे अब इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस में पब्लिशिंग के भी मार्क्स मिल गए एज अ पोस्टर प्रेजेंटेशन, और एज अ क्यूआई प्रोजेक्ट के भी मार्क्स मिल गए। तो दिस वाज अ वेरी सिंपल थिंग विच कैन बी डन इन पाकिस्तान एज वेल वेरी इजीली। बहुत सारे क्वालिटी इंप्रूवमेंट प्रोजेक्ट्स हैं जो आप सोच सकते हैं, ये थोड़ा सा बहुत सिंपल है वैसे, लेकिन थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड भी हो सकता है। लेकिन पाकिस्तान में आपके पास बहुत सिंपल सिंपल प्रोजेक्ट्स मौजूद हैं। ये तैमूर भाई कुछ ऐड करना चाहेंगे इसमें? अभी अभी नहीं, अभी आगे चल के आप कंटिन्यू करें प्लीज। यहाँ पर किसी ने पूछा है एक कि क्वेश्चन। कैन क्वालिटी इंप्रूवमेंट प्रोजेक्ट्स बी डन ड्यूरिंग योर हाउस जॉब पीरियड? बिल्कुल बिल्कुल आप कर सकते हैं। हाउस जॉब इज द बेस्ट टाइम टू डू देम। हाउस जॉब में भी कर सकते हैं, मेडिकल कॉलेज में भी कर सकते हैं। तैमूर भाई, वुड यू लाइक टू गो थ्रू द वर्क लाइफ बैलेंस फॉर यूके हाँ जी, डॉक्टर्स? आप ये भी इम्पोर्टेंट है। अभी तो बहुत हम लोगों ने हादी ने बेसिकली उसने आपको एक्सप्लेन करने की कोशिश की है कि आप ट्रेनिंग जॉब कैसे सिक्योर कर सकते हैं और मैक्सिमम मार्क्स कहाँ से ले सकते हैं जब आप ट्रेनिंग अप्लाई करें। ये भी इम्पोर्टेंट है। और फिर उससे ज़्यादा इम्पोर्टेंट ये चीज़ भी है कि वर्क लाइफ बैलेंस कैसा हो जब आप यूके आते हैं। तो इसलिए थोड़ा बहुत पे का भी आपको आइडिया हो और किस तरह हॉलीडेज वगैरह का क्या होता है। तो यहाँ पे स्टार्टिंग पे ऑफ जो है ना F2 डॉक्टर की, जो फाउंडेशन ईयर 2, जो कि आपके हाउस जॉब करने के बाद आप बेसिकली फाउंडेशन ईयर 2 डॉक्टर होते हैं, तो नॉर्मली अराउंड 2700 पाउंड होती है, इंक्लूडिंग ऑन कॉल्स, जिसमें फाउंडेशन 2 की काफ़ी सारी ऑन कॉल्स होती हैं। तो है तो जॉब काफ़ी बिजी, और अराउंड 2700 पाउंड्स, कम ज़्यादा भी हो सकता है। और अगर F1 जॉब करते हैं तो आप अराउंड 2300 पाउंड्स विद ऑन कॉल्स, या 2400 पाउंड्स फाउंडेशन ईयर 1 अगर आपको। क्योंकि आजकल मैंने देखा काफी लोग फाउंडेशन ईयर 1 जॉब उनको ऑफर होती है जबकि उनका एक्सपीरियंस भी होता है। इसके अलावा आपको एनुअल लीव्स जो मिलती हैं, हर ट्रस्ट थोड़ा सा पॉलिसी डिफरेंट होती है। वैसे तो हर 6 मंथ्स में आपको 13.5 डेज ऑफ मिलते हैं। और इन टोटल वो तकरीबन, ये हादी ने जैसे मेंशन किया, 25+2 बन जाते हैं। 25+2 मैंने इसलिए मेंशन किया है क्योंकि 2 आपके लिए जूनियर डॉक्टर्स डेज होते हैं। साल में 2 आपके जूनियर डॉक्टर डेज होते हैं, वो आप काम करते हैं उनको, लेकिन एज ए लीव डे ले लेते हैं बाद में। और इसमें ये मेरे ख्याल से अच्छी एनुअल लीव है, क्योंकि 25 डेज जो हैं वो आप बाज दफा, जिस तरह मैं किस तरह एनुअल लीव लेता हूँ, वो ये लेता हूँ कि जिस तरह ऑन कॉल के बाद मैं एनुअल लीव लेता हूँ, तो ऑन कॉल के बाद आपको वैसे भी कई दफा डेज ऑफ मिलते हैं, उसमें आप एनुअल लीव ऐड कर दें तो आपके अच्छा एक वीक भी निकल आता है, इवन दो मुझे एनुअल वेलकम डेज करने दे ऐड डॉक्टर करके। मुदस्सर को। अस्सलाम वालेकुम सर मुदस्सर। वालेकुम सलाम। अस्सलाम वालेकुम सर। कैसे हैं? क्या आप लोग ये सेशन कर रहे हो? बीच में ड्रॉप हो जाता सर था। बड़ा अच्छा लगा आपको इतनी सेवा देखा है, रियली फील्स नाइस। थैंक यू, शुक्रिया। यस, दोनों कंटिन्यू करें। जी, तो एनुअल लीव का एक्सप्लेन कर रहे थे कि ऑलमोस्ट 13.5 डेज एवरी 6 मंथ्स मिलते हैं, और ये अच्छा टाइम फ्रेम बन जाता है। इसमें वीकेंड्स नहीं ऐड होते,
तो अगर आप मंडे टू फ्राइडे ऑफ लें तो वो 5 डेज ऑफ होते हैं और वीकेंड आपको ऐड नहीं करना पड़ता। अगर आपका वीकेंड ऑफ है तो आप 7 डेज ऑफ ले सकते हैं 5 दिन की एनुअल लीव से। ये 7 एक भी नहीं, एग्जाम्पल। 9 डेज। अगर पीछे भी सैटरडे हाँ संडे जी, है, अगर आपको अगर फ्लाइट ऑन एनुअल लीव, कॉल्स के यहाँ पे साथ भी सैटरडे करें तो संडे, तो वो इट्स 9 डेज ऑफ फॉर 5 डेज। सैटरडे और संडे मोस्टली ऑफ होंगे जब तक कि आपकी ऑन कॉल नहीं है। अगर ऑन कॉल होगी, डिपेंड करता है, अगर आपकी लॉन्ग डेज हैं, जिस तरह मेरा ये होता है कि मैं सुबह 9 से रात 9 बजे तक वीकेंड ऑन कॉल्स करता हूँ, और अगर नाइट होगी तो रात 9 से सुबह 9 करूंगा। ये डिफरेंट होता है, मेडिसिन का डिफरेंट है, साइकाइट्री का डिफरेंट है। लोकम अपॉर्चुनिटीज भी काफ़ी होती हैं और लोकम रेट्स डिपेंड करता है आप कौन से एरिया में हैं। लोकम रेट्स भी आपको अच्छे मिल जाते हैं। फाउंडेशन ईयर 2 का लोकम रेट डिपेंड करता है कि ऑलमोस्ट 20 से 40 के दरमियान में भी आपको पर आवर लोकम रेट मिल जाता है, विच इज़ वेरी दिस इज गुड। आफ्टर टैक्सेस। हाँ जी, आफ्टर टैक्सेस। इसके अलावा आपने क्या मेंशन किया है हादी? मैंने एएनई के आप कुछ ऐड? अलावा मेंशन किया कि एएनई में यूजुअली 1 in 2 वीकेंड्स करते हैं आप, लेकिन बाकी जगहों पे मोस्टली इट्स 1 in 3 वीकेंड्स जॉब करते हैं। जी बिल्कुल, एएनई का जो है रोटा वो काफी डिफरेंट होता है। जैसे कि हमारे कुलीग हैं डॉक्टर अमार, वो एएनई में काम कर रहे हैं, वो 12 डेज काम करते हैं और फिर उन्हें 12 डेज कंसेक्टिव ऑफ मिलता है। तो डिफरेंट जॉब रोल्स में डिफरेंट रोटास होते हैं। जिस तरह हादी का रोटा काफी डिफरेंट होगा मेरा रोटा से। इन्होंने पूछा इज 2700 पाउंड्स विदाउट टैक्स और विद टैक्स? आई थिंक 2700 तो हादी आफ्टर आफ्टर टैक्सेस। टैक्स, आफ्टर टैक्स आफ्टर टैक्स। डिडक्शन होगा। तो दैट्स अ 2700 स्टार्टिंग मूव pounds फॉर मोस्ट पीपल to start with is very decent pay. डिपेंड करता है कि आप फैमिली के साथ आ रहे हैं या आप ऑन योर ओन है। क्योंकि और आप जब लंदन मैं रहते आया हैं या था, कहीं और, या बेलफास्ट रहते हैं जब मैं यूके आया था तो मैं अकेला आया था, तो 2700 पाउंड्स खत्म नहीं होते थे। पर अब तो डिफरेंट है सिनेरियो। पर ये है कि पे डिपेंड करता है कौन से एरिया में रह रहे हैं, क्योंकि कुछ एरियाज बहुत एक्सपेंसिव हैं। 2700 पाउंड अगर आप लंदन में रह रहे हैं तो लंदन काफ़ी एक्सपेंसिव है। अगर आपके हॉस्पिटल की अकोमोडेशन नहीं है, या आपके पास कोई जानने वाला है जिसकी रहने की जगह नहीं है, तो आपको अपना अपार्टमेंट रेंट करना पड़ेगा। और एक अपार्टमेंट का रेंट ऑलमोस्ट 1100 to 1000 पाउंड्स, 1 बेडरूम स्टूडियो फ्लैट, उसकी ये कॉस्ट है। मैं थोड़ा सा हादी बता भी देता हूँ। मैं हादी जब भी आया लंदन था, में। हाँ, जब मैं आया था तो मेरी पहली जॉब लंदन में थी, एएनई जॉब। और मेरे पास एक छोटा सा फर्स्ट बेडरूम, एक 1 बेडरूम फ्लैट था, वो भी तीसरी मंजिल पे, लाइक 3rd फ्लोर पे। तो उसका किराया था 1100 पाउंड्स। और अभी मैं बेलफास्ट में हूँ, लिस्बन में रहता हूँ। तो यहाँ पर मतलब 740-50 पाउंड्स में आई हैव अ 3 बेडरूम फ्लैट। तो इट्स वेरी डिफरेंट, लाइक लोकेशन लोकेशन पे बहुत फर्क पड़ता है। लंदन इज द मोस्ट एक्सपेंसिव एंड सराउंडिंग It एरिया, really बाकी पूरा depends यूके on ऑलमोस्ट एक जैसा है। it really depends on which area you prefer to live, or initially you don't really have an option. So you could have a job in London like Hadi had his first job in London, and it was really expensive, you know. Whereas if you move around London, for example, Milton Keynes or any other area which is slightly far from London, I think the rent would go down. You'll have more extra money in that case. So the on calls, हादी ने यहाँ पे मेंशन किया कि ऑलमोस्ट इनकी 8 आवर्स की ऑन कॉल होती है। नहीं, 8 मेरी आवर्स की ऑलमोस्ट नहीं, 12 आवर्स होती है। 8 आवर्स नॉर्मल डे है हमारा। हाँ, 8 आवर्स नॉर्मल वर्किंग डेज है, सॉरी। 9 to 5 कह लें। अगर मेडिसिन में है तो 8 to 5 करेंगे, अगर साइकाइट्री में है तो 9 to 5 करेंगे। और नॉर्मल ऑन कॉल जो हैं वो ऑलमोस्ट 13 आवर्स की होती हैं। मतलब पाकिस्तान वाले ऑन हिसाब नहीं कि कॉल्स 30 आवर के ऑन कॉल करेंगे। तो उस लिहाज से काफ़ी फ्लेक्सिबल है, और अच्छा वर्क लाइफ बैलेंस है। आपको काफ़ी टाइम, एक्स्ट्रा टाइम भी मिलता है स्टडी के लिए भी, और इवन आप स्टडी लीव भी ले सकते हैं। जिस तरह हादी और मैं दोनों ट्रेनिंग जॉब में हैं, तो अगर कोई एग्जाम आए तो आपको 5+1 डे मिलता है स्टडी लीव का।
और आप हाँ, स्टडी लीव्स कुछ मैं ये लोग मेंशन करना यहाँ पे भूल गया कि ट्रेनिंग जॉब में यू आर अलाउड टू टेक अप टू 30 study leaves, and that are on top of your 25 plus 2 annual leaves and the bank holidays. So up easily you can go for courses, as many courses as you want, and you can just build your portfolio, you can build your skill set, you can go for as many courses as you want. Like 30 leaves are more than enough on top of your 25 annual leaves and bank holidays. Once you're in a training job, there's more facilities, or because there's like health education in England आपको encourage करता है कि आपने trainings करनी है, आपने portfolio build करना है. आपका एक educational supervisor होता है जो आपके साथ almost 3 years रहता है, और आपका एक clinical supervisor होता है जिसके साथ आप काम कर रहे होते हैं. तो आपका एजुकेशनल सुपरवाइजर काफी हेल्पफुल होता है आपको स्टडी लीव्स और इन चीजों के लिए भी हेल्प करने के लिए. हादी, आप कुछ ऐड करना चाहिए? नहीं, बस मेरे ख्याल में अगर किसी के कुछ है यहाँ का क्वेश्चन वर्क लाइफ अनम्यूट बैलेंस. करके, क्वेश्चन है क्योंकि तो आप बता देंगे. तैमूर अमार किधर है इस टाइम? अमार इस वक्त मिल्टन कीन्स में जॉब कर, लंदन ये की नहीं है. पेरिफेरी. अच्छा, No more questions. Should we go next slide? क्वेश्चन है ये जो जितना भी ये सब कुछ है अगर यूके में जो भी आ रहा है या आता है तो उसके बाद भी ये सब कुछ अप्लाई होगा या चेंज हो जाएगा? ये सब कुछ तो कॉमन रहेगा. यूकेएमएल इज जस्ट एन एंट्रेंस. जिसका प्लैब है अभी, तो वो यूकेएमएल हो जाएगा प्लैब की जगह. दैट्स जस्ट जी एंट्रेंस. मैं और अभी हम नेक्स्ट वेबिनार कर रहे हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीक या उससे नेक्स्ट वीक. उसमें कुछ और पाथवेज हैं. व्हेन you do not need to do PLAB or UKMLA or anything. There are other pathways as well which you can use to come to UK for your GMC registration. तो अभी हम नेक्स्ट जो वेबिनार करेंगे ना, वो इंशाल्लाह डॉक्टर जुनेद, उन पाथवेज के ऊपर में से एक पे होगा. एमटीआई पाथवे और इस टाइप के पाथवेज मैं आपको बताऊंगा उस पे इंशाल्लाह. कंफर्म ये करना चाह रहा था कि वो तो बस एग्जाम है, वो ठीक है, उसके बाद के जो स्ट्रक्चर है उसमें तो कोई चेंजेस नहीं आ रहे या जैसे ये सारा? मेरा नहीं ख्याल. मोर और लेस वैसे सेम ही शायद रहे, क्योंकि यहाँ पे एक चीज होती है एनुअल अप्रेजल, जिसमें आपको ईयरली आपकी प्रोग्रेस देखते हैं. उसमें जो मोस्टली चीज़ों पे आपको असेस करते हैं वो ये है कि आपने क्वालिटी इंप्रूवमेंट प्रोजेक्ट किया है या ऑडिट किया है, आपने लीडरशिप से रिलेटेड कोई काम किया है, और उसके अलावा टीचिंग और प्रोफेशनल आपने अपने वर्क प्लेस बेस असेसमेंट्स आपने अचीव किए हैं कि नहीं की. तो वो अप्रेजल में मोस्टली यही थीम चल रही होती है, लीडरशिप, मैनेजमेंट, ऑडिट, क्वालिटी इंप्रूवमेंट. तो ये चीज़ें मेरे ख्याल से थीम शायद यही सेम रहे. स्लाइड चेंजेस आती हैं पर मोर और लेस यही सेम रहता. Any other questions? Should we go to the next slide, Noor bhai? जी, अब हम थोड़ा सा ब्रीफली डिस्कस कर लेते हैं पाथवे ऑफ गेटिंग इनटू साइकाइट्री. क्योंकि हादी ने जब मुझे इनवाइट किया था तो खैर हमारा यही था कि वी विल डिस्कस हाउ टू बिल्ड योर पोर्टफोलियो एंड व्हाट इज रिक्वायर्ड once you get a job in the UK and how to get into a training job. So I'm sure after today's workshop, I think you're having a better idea in terms of what needs to be done. जैसे अभी कि तक जो हम मैंने डिस्कस कर रहे थे वो सारा था आपका इंटरनल मेडिसिन की ट्रेनिंग कैसे लेनी है आपने, वो उसकी एप्लीकेशन स्कोरिंग थी. और अब ये तैमूर भाई साइकाइट्री की बता रहे हैं आपको. जैसे कि हादी ने मेंशन किया है, बहुत सारे ओवरलैप्स हैं, इसलिए एक एडिशनल प्रेजेंटेशन इन टर्म्स ऑफ हाउ यू गेट स्कोर्ड इतनी हेल्पफुल ना होती. हमारी जो एप्लीकेशन बेसिकली पाथवे ऑफ गेटिंग इनटू साइकाइट्री हम ब्रीफली डिस्कस कर लेते हैं आपके साथ. और अगर साइकाइट्री से रिलेटेड कोई क्वेश्चंस हैं, क्योंकि पाकिस्तान में बहुत से लोग पाकिस्तान में साइकाइट्री कम लोग चूज करते हैं एज अ स्पेशलिटी, उससे रिलेटेड आपके क्वेश्चंस हैं तो आई एम मोर देन हैप्पी टू आंसर. तो वही पाथवे है कि आपने प्लैब 1 और प्लैब 2 एग्जाम्स करने हैं
उसके बाद आपकी GMC रजिस्ट्रेशन हो जाएगी। फिर उसके बाद आप नॉन ट्रेनिंग जॉब अप्लाई कर सकते हैं। ज़रूरी नहीं कि अगर आपने साइकाइट्री में जाना है तो आप साइकाइट्री की ही जॉब लें। इसको मैं इसलिए मेंशन कर रहा हूँ क्योंकि टू सिक्योर योर फर्स्ट जॉब इन द NHS, it's not that you always get the specialty that you'd like to go into. So it's always, keeping your options open initially is really important. Luckily, when I secured my first job, I got into psychiatry after my GMC registration. It was helpful, but I do know colleagues who initially did a medicine job or an orthopedic job, and then they made their way into psychiatry. So options are open. Even if you get a non-training job in any other specialty, you can still get a psychiatry training job. And especially, and it's very common theme here in the UK as well. जब आप भी अप्लाई कर रहे होते हैं और जो उस टाइम का कोहोर्ट होता है जो ट्रेनिंग के लिए अप्लाई कर रहा होता है, they all come from different specialities. Not everyone is coming from psychiatry. So इस बेस पे आपका ये नहीं वो देखते कि इंटरेस्ट है साइकाइट्री में या नहीं है। फिर आप नॉन ट्रेनिंग जॉब करें, देन आफ्टर your competencies have been signed off, either you can get your competencies signed from Pakistan or you can get them signed from here. अगर आप साइकाइट्री की जॉब कर रहे हैं तो शायद कुछ कॉम्पिटेंसीज हैं जो इजीली साइन ऑफ ना हो, क्योंकि उसमें कोई IV कैन्युलास और DNA, CPR और इस तरह की चीजें हैं जो कॉम्पिटेंसी के लिए रिक्वायर्ड होती हैं, जो कि आप साइकाइट्री जॉब में इतना कॉमनली नहीं कर रहे होते हैं। और डिपेंड करता है, अगर आप कम्युनिटी जॉब कर रहे हैं साइकाइट्री की तो देन इट्स स्लाइटली ट्रिकी टू गेट योर कॉम्पिटेंसी साइंड. So either you get your competency signed from there, or be very aware that what needs to be done if you're doing your first job as a non-training psychiatry job. And then after that, you give a multi-speciality recruitment exam. So this exam, Hadi ne bhi diya tha, maine bhi diya tha. So this exam can help you get into psychiatry. It can help you get into dermatology. I'm not sure about dermatology, but radiology for sure, as well as GP not training. dermatology. Not dermatology. So GP training, radiology, and psychiatry. It helps you get into these. It's a common exam which all trainees who are interested to get into these specialties, radiology, psychiatry, and one more, GP training. So you have to give this exam. One thing that's very interesting about this exam is that so pre-COVID, हम दोनों की training pre-COVID थी, so we had to give the exam. If you get there's a threshold score for this exam. If you go past the threshold, you are able to secure the job without a job interview, which is very good. And I know a lot of people, I've come across a lot of people who did really good in the MSRA exam, got really good scores, and this actually made them go into training job without an interview. Whereas in my case, I did the MSRA. I wasn't lucky enough to get higher scores at that stage. So I had to take my portfolio for the interview. And the portfolio is quite similar to how you develop your internal medicine portfolio. You have I think there's almost everything is similar. But you can get additional marks if you have an interest in this specialty. You get some more marks for having interest, but there's more or less, it's exactly the same what you need to develop for an internal medicine portfolio, having a quality improvement project, having a teaching and training, or having a teaching experience. And then these are the things that would help you get good marks for your portfolio station. Luckily, I was working in psychiatry, so I spoke to Hadi and other colleagues how to build up my portfolio and get all the marks smartly. So I was able to secure good marks for my portfolio station. And then you get into psychiatry training after if you pass the exam. So nowadays, what
so if you give an MSRA exam, what happened during COVID was they were only including the MSRA scores. So the higher you got, the more chances you had to go into a hospital or a deanery, which you would prefer, or the area which you would prefer. There's few areas where you need higher scores to get training, but you know, it really varies. If you're open to options like where do you want to land, because initially I had this thing in mind that I wanted to be in London for my training, so I was like, I'm not moving out of London, so I need to work hard in terms of getting a psychiatry training job in London. So I managed to get my core training job in psychiatry, which was in London. So the core training job is for 3 years. After your core training job, you have a specialty training job, which is another 3 years. It could vary from 3 to 4 years, depending upon what subspecialty you go for. So in total, it's almost 6 to 7 years of psychiatry training before you apply for a consultant job role. And choosing psychiatry as a specialty, it's really important that you have worked in psychiatry before you join a training job, so you have an idea of what are the requirements for the job, what are the challenges. I think it's really important that you should be actually interested in the field of psychiatry before you get into a training job. Some people think that, you know, it's a relatively easy specialty where you would land, and you know, there's different challenges to the job. I would like to mention it here. If you guys have any questions, please unmute and ask, or just leave a message in the chat. If you have any questions regarding psychiatry, or what do you know about psychiatry, or is it a specialty that you'd like to consider in the future, or if you would like to know my experience of psychiatry so far. So please unmute and ask any questions. भाई बहुत क्वेश्चन लेस सवाल है। अच्छा, मैं एक छोटी सी चीज ऐड करना चाहूंगा यहाँ पर। ये जो आप MSRA एग्जाम देख रहे हैं ना, ये आप पाकिस्तान में भी दे सकते हैं बैठ के। मैंने भी दिया था ये वाला एग्जाम पाकिस्तान में, लेकिन इसके लिए आपको पहले GM से रजिस्टर्ड होना जरूरी है। जब आप GM से रजिस्ट्रेशन ले लें, उसके बाद भी अगर आप अपनी जॉब, यू आर स्टिल सर्चिंग फॉर अ जॉब, और उसमें टाइम आ जाता है कि MSRA हो रहा है, जस्ट अप्लाई फॉर इट। पाकिस्तान में 2-3 जगहों पे, लाहौर में भी होता है, मैंने दिया था UET में। तो ये आप पाकिस्तान में बैठ के भी दे सकते हैं, यू कैन जस्ट गो फॉर द ट्रेनिंग डायरेक्टली। Although it's not very advisable to start your training, like first job should not be ideally a training job, because they are a bit tough as compared to the SHO jobs, simple SHO jobs. But if you wish for that, you can do the exam. क्योंकि अभी ये होता है कि आपने सितंबर में, मतलब जनवरी में अगर आपने एग्जाम दिया ना, तो आपकी ट्रेनिंग अगस्त में ही स्टार्ट होनी है। GP की ट्रेनिंग खासतौर पे 2 दफा स्टार्ट होती है, अगस्त में और फरवरी में। तो उससे पहले नहीं स्टार्ट होनी, मतलब आज एग्जाम देके बैठ जाएंगे तो ये नहीं है कि उससे पहले ट्रेनिंग स्टार्ट हो जाएगी। लेकिन आप यूं कर सकते हैं कि ट्रेनिंग आपके पास इन हैंड है, आपने एग्जाम दिया हुआ है, आपको एक नॉन ट्रेनिंग जॉब ऑफर हो गई है, आप जाके ज्वाइन करें और अगस्त में जाके अपना स्विच कर लें, अपनी ट्रेनिंग जॉब कर लें स्टार्ट। बिल्कुल। Timur bhai, people are asking, please tell us your experience about psychiatry and challenges with psychiatry as well. My experience has been really pleasant working in psychiatry. Actually, this was a specialty I wanted to get into, so it's been easier that way, that I was interested. So, you know, there was always this curiosity of getting to know more about psychiatry. I think what was good about working here in the UK in psychiatry is that you see a lot of different cases. I'm not sure of, I don't have much experience of working in psychiatry. I do have some, but not much experience of working in psychiatry in Pakistan. In Pakistan, there's like more approach of pharmacological management of patients, whereas here in the UK, yes, there's psychopharmacology involved in managing patients,
but then you do have you see variety of patients. It's interesting to mention that I saw my first eating disorder patient here in the UK. Never saw an eating disorder patient in Pakistan. Saw a few catatonic patients in Pakistan, but I really felt sorry for those patients because it seemed as if they were not being offered that management, that was required. So you see a good variety of cases here in the UK, and then you, as a trainee, you do get opportunities of, doing therapy as well. So as a trainee, you have to do CBT, which is cognitive behavioral therapy, or you can do a CAT, as well as you do psychodynamic psychotherapy. So it's both, psychopharmacology and psychological interventions involved when you're doing your training. So that just adds on to your experience and how well you manage patients. And there's like so many different services involved here in psychiatry. There's like occupational therapists involved in a team, there's psychologists involved in the team, there's nursing staff involved. So I'm currently working in a community job. So I don't base myself in a hospital. I'm working in old age community post. So we have occupational therapists who would go and review the patient. We closely work with social services and other services in that regard. So it's really interesting how many different services you work with, whereas that's not the case in Pakistan from what's my impression of how things are. In terms of challenges, psychiatry is quite different than other medicine specialty or medical specialties. For example, internal medicine. Let's look at that way, that if Hadi is seeing one patient and he's got a chest infection, you think that's pneumonia, you try to treat it, the patient get better and they go back home. Whereas in psychiatry, it really depends on, firstly, what's the diagnosis of the patient, and if there's like complex mental health issues involved, then there's long-term management. There's no short-term solutions into psychiatry. So that's one challenge. But then it's part, that's the challenge is part of the specialty, I would say. So, and it's there's, in psychiatry, the work-life balance is really good. There are challenges in terms of कि आप बहुत सारी चीजें जो हैं वो काम पे कराते हैं, तो घर आके आपके लिए जो है different challenges होते हैं, पर it's a good specialty to go for if you're really interested in it. And there's always like it's a specialty where there's constant learning going on in terms for clinicians in terms of new interventions and what different approach we need to have to manage our patients. So there's constant learning in that regard. No, every patient is different from the other. So you have to, take things. That's a challenge because no psychiatry patient is similar to the patient, even if they have the same diagnosis, but still. So that's, I hope I've tried to answer the question, and I've. और कुछ और फायदे जो साइकाइट्री में, स्ट्रोक मेडिसिन में, जीपी की मेडिसिन में, जीपी बनने में, ये कुछ चीजें ऐसी हैं जिनमें ये फायदा है कि यू कैन चूज वेयर यू वांट टू लिव, बिकॉज ऑलमोस्ट एवरीवेयर देयर विल बी वैकेंसीज. लेकिन इफ यू बिकम समथिंग लाइक, जिस तरह आप कार्डियोलॉजिस्ट बन जाते हैं, आप डर्मा में चले जाते हैं, आप गैस्ट्रोएंटरोलॉजिस्ट बन जाते हैं, you will have to go where the job is. मतलब आपको जॉब मौजूद होगी, ये नहीं है कि जॉब नहीं मिलेगी. आप कंसल्टेंट बन जाते हैं, जॉब्स होंगी, लेकिन you will need to choose the job. You will need to choose that city. You will need to move. या फिर you will need to wait. जॉब आपको अपने इलाके में भी शायद मिल जाए, लेकिन कुछ आपको शायद वेट करना पड़े. लेकिन साइकाइट्री में, जीपी में, इनमें मतलब यू कैन चूज के आपने, मतलब मैंने यहाँ रहना है, मुझे यहीं पे जॉब मिल जाएगी. और मोस्टली इट हैपेंस. Am I right, Tamur? Exactly.
ये इम्पोर्टेंट भी है, आप कौन सी जगह पे रहना चाहते हैं या कौन सी जगह प्रेफर करते हैं. Things do change with time. I think there's family preferences and other things, so that's worth keeping in mind. आई थिंक एक बहुत बड़ा चैलेंज आप सारों के लिए होगा इंशाल्लाह जब आप लोग फ्यूचर में आते हैं कि you relocate from a different country. So it's whenever you land in a country, so it's really important to have good networking there. आपका अच्छा सर्कल हो. हम लकीली हमारे एल्यूमिनाई की अब कम्युनिटी बन गई है और काफ़ी सारे हमारे कोलीग्स हैं जो इधर काम कर रहे हैं. तो we are in constant contact with them. किसी को इसलिए ज़्यादा तो हेल्प नहीं चाहिए होती, पर अगर कोई गाइडेंस in regards to building portfolio या कोई भी चीज चाहिए हो तो we usually ask for help, and I think that's really good. RLMC alumni की भी काफी सारे लोग अब करंटली जॉब कर रहे हैं यूके में, और हादी आई एम श्योर उनके साथ मजीद सेशंस करेगा और काफी हेल्पफुल होगा आप सबों के लिए. तो अभी 2 क्वेश्चन है मेरे पास यहाँ पर. एक किसी ने पूछा था पहले गायनी में जाने के लिए, तो गायनी में आप इजीली जा सकते हैं. यही MSR एग्जाम जो है ना, this is the exam that will take you to the gynae as well. Better is that you come here, do an SHO job in gynae for some time, and then you take your MSRA and just go for the gynae. It's सब fields competitive होती हैं. मैं अभी आपको इसके बाद ना लास्ट चीज हमारी जो रह गई है वो यही है कि हम आपको दिखाएंगे कि कंपटीशन कितना है किस फील्ड में. और अभी किसी ने जी हादी भाई मैं ऐड कर दूं, हमारे कोलीग हैं उनको कोर्स सर्जिकल ट्रेनिंग जॉब का इंटरव्यू आया था. ये भी बहुत बड़ी बात है, पहले लोगों को सर्जरी के इंटरव्यूज नहीं आते थे, तो people do get into surgical jobs as well. It's again it comes down to how well you've prepared for it, like the portfolio, all about your interview, portfolio. everything. The interview Mostly as well वही चीजें is very important in surgical training, I think, because here you compete with, keeping in mind when you come to the UK, you're competing with their medical students who've done their trainings, and they were well aware of what was required, so you compete with them. And बस ठीक है फिर एग्जाम को. और हमारे जिस तरह मैं मेंशन कर रहा था, हमारे कोलीग हैं जिनको सर्जिकल ट्रेनिंग की इंटरव्यू आया था और उन्होंने इंटरव्यू दिए थे. अनफॉर्चुनेटली वो इंटरव्यू नहीं कर सके, पर फिर उनको स्पेशलिटी ट्रेनिंग का भी इंटरव्यू का इनवाइट आया था, which is very impressive. Back in days, like few years back, it was very rare that you'd get a surgical interview. मैं एक चीज ऐड करना चाहूंगा कि कुछ साल पहले शायद ये ट्रू हो कि सर्जरी इट्स डिफिकल्ट टू गेट सर्जरी. इट्स नॉट दैट एनीमोर. I have seen so many people, so many Pakistani doctors recently working with me. Even in my hospital, there are so many Pakistani doctors who are working. It all depends upon your portfolio. जिसा मैंने आपको दिखाया, अगर आप अपना portfolio build कर लेते हैं, you can get any training you want. ठीक है, any training, each and every training is open for you. पहले ये था कि आपको फर्स्ट राउंड में नहीं मिलती थी ट्रेनिंग, तो सर्जरी के फर्स्ट राउंड के बाद जॉब बचती थी 1 या 2. ठीक है, तो आप सर्जरी में नहीं जा सकते थे क्योंकि पूरे यूके में जॉब ही 1 बची है या 2 बची है. अब आप राउंड 1 में अप्लाई कर सकते हैं. ठीक है, राउंड 1 में आप अप्लाई करते हैं और आपके सामने वही सारी जॉब्स पड़ी हैं जो बाकी पूरी दुनिया के सामने पड़ी हैं. एंड इट ऑल डिपेंड्स हाउ गुड यू आर. सेम इज फॉर IMD ट्रेनिंग. नाउ इट्स ओपन फॉर एवरीबॉडी. ठीक है, यू हैव टू कम्पीट, यू हैव टू बी दैट गुड. और ये जो चीजें मैंने आपको दिखाई हैं, तैमूर भाई ने आपको बताई हैं, यही है जब आप एप्लीकेशन अप्लाई करेंगे ना, तो दिस इज व्हाट यू आर गोइंग टू हैव इन योर हैंड्स. ये अगर आपके पास होगा और बाकी लोगों के पास आपसे कम होगा तो आप आगे चले जाएंगे. अगर बाकी लोगों के पास आपसे ज्यादा है तो आप पीछे रह जाएंगे, वो आगे चले जाएंगे. अभी यूके इज ओपन फॉर एवरीबॉडी फ्रॉम राउंड 1. ये पुरानी बातें हो गई कि ये नहीं मिलता वो नहीं मिलता. अभी कुछ भी ऐसा नहीं है. अभी ऑल डिपेंड्स ऑन यू दैट हाउ गुड यू आर. पहले ये था कि आप राउंड 1 में अप्लाई नहीं कर सकते थे, तो फिर ट्रेनिंग जॉब बचती नहीं थी. अब सब कुछ मौजूद है. राउंड 1 में अप्लाई करें, कम्पीट करें. यूके के ग्रेजुएट्स भी वहीं उसी लाइन में खड़े हैं जिस लाइन में आप खड़े हैं.
ठीक है, कोई किसी भी दुनिया के मुल्क से आ रहा है, वो सब एक ही लाइन में खड़े हैं और यू कैन डू। अभी आपने पूछा है कि कैन वी गो टू यूएस फ्रॉम यूके। One of my friends have recently made this transition. Like he has moved to UK, US from UK. He was an IMT trainee, and he has just recently moved. बाकी 2 लोग मेरे साथ से गए हैं अभी। तो पर ये मेंशन करना जरूरी है कि उन्होंने ये यूएसएमएलई दिया था। आपको यूएसएमएलई देना पड़ता है फिर भी, हाँ यूएसए में जीएमसी देना पड़ेगा। रजिस्ट्रेशन और प्लैब के साथ आप इवन आप कंसल्टेंट भी बन जाएं तो आप यूएस नहीं जा सकते। इसमें मेंशन करना मैं चाहूंगा, अगर आपको ये है कि आपने यूके के आगे कहीं जाना है तो, और जहां पर especially in countries where the speciality is as well as your training is recognized, and you're thinking in long run to relocate to a different country after you come to the UK. So you can go to Canada, you can go to Australia, New Zealand. These are the countries where you can work as a specialty Australia as doctor well. as well as consultant once you've finished your training here in the UK. So ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, न्यूजीलैंड लोग जाते हैं, और ऑस्ट्रेलिया उसका भी एक थे ही, जी ऑस्ट्रेलिया, और उसका और यही गल्फ रीजन है। कंट्रीज, सऊदीया। तो उसका यही रीजन है कि बेहतर अपॉर्चुनिटीज इन टर्म्स ऑफ कि पेज वहाँ पे ज्यादा हैं ऑस्ट्रेलिया और कनाडा में भी। तो पर आप जा सकते हैं जब आप ट्रेनिंग अपनी कंप्लीट कर लें। तो एक जो बेनिफिट मैंने थोड़ा सा तिमूर पे नोटिस किया ना, मेरा जो दोस्त अभी हु हैज मूव्ड टू यूएस फ्रॉम यूके, उसने एमएलई किया, यूके में ट्रेनिंग उसने स्टार्ट की, उसको मैच नहीं मिल रहा था। 2-3 साल से उसको मैच नहीं मिला, उसके नंबर यूएसएमएलई में बहुत अच्छे नहीं थे। ठीक है, पहले तो नंबर बेस्ड होता था ना, अब तो पार्ट 1 में सिर्फ पास फेल हो गया एमएलई 1 में, स्टेप 1 में। स्टेप 2 में मेरे ख्याल में अभी भी मार्क्स हैं, लेकिन बहरहाल उसको नहीं मिल रही थी, उसको ट्रेनिंग नहीं मिल रही थी यूएस में ना, मैच नहीं हो रहा था उसका। उसने यहाँ पे ट्रेनिंग की है कुछ टाइम, एंड ही मैच देयर, तो ही लेफ्ट एंड वेंट फॉर दैट। ये जो आपने अभी पूछा ना, ये बहुत कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन है कि कैन यू डू सर्जरी ट्रेनिंग इन यूके एंड गेट अ जॉब इन यूएस। आई एम नॉट श्योर ऑफ दिस। ठीक है, तो आप कर सकते हैं बिल्कुल सर्जरी की ट्रेनिंग यहाँ पे करके, यू कैन अप्लाई फॉर द मैच इन यूएस, लेकिन फिर वो यूएस में फिर वो आगे यूएस में मुझे ये नहीं है कि पता अगर कि आप इस यूएस में तरह कितनी जाएंगे, जॉब्स अवेलेबल है सर्जरी की। अगर कोई इस तरह जाएगा तो उसको फिर यूएसएमएलई का कोई ऑल्टरनेट नहीं है, और फिर आपको फेलोशिप की कई लोग जॉब्स करते हैं। फेलोशिप पर आप कर सकते हैं अगर आपने अनफॉर्चुनेटली, एमएलई किया हुआ है। पर जिस तरह अगर से आप आ ही रहे हैं और इधर सर्जरी की ट्रेनिंग जॉब कर रहे हैं और फिर आपने यूएस जाना है, अगर मेरे ख्याल से इट्स रियली इम्पोर्टेंट कि आप अपना माइंड मेकअप करें, क्योंकि आप मेरी ये कि आप एक एक टाइम पे 2 चीज़ों को आप नहीं कर सकते। मैंने इनिशियली किया था कि मैं यूएसएमएलई का एग्ज़ाम की तैयारी करूं, पर फिर मैंने डिसाइड किया कि नहीं। तो इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप अर्ली ऑन ही डिसाइड कर लें कि आपने क्योंकि यूएस में बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप टाइमली एग्जाम्स करें और हाई स्कोर्स आपके हों, और जो भी रिक्वायरमेंट है। हमें तो इस स्टेज पे अब ज़्यादा पता नहीं, पर ये है कि आप अभी डिसाइड कर लें। अगर ये आप पूछ रहे हैं कि आप इधर से उधर जाएंगे, उधर से कहाँ जाएंगे फिर तो मार्स ही रह जाएगा। बट इट्स चलते इम्पोर्टेंट दैट यू डिसाइड नाउ रादर नहीं देन जाते हैं, लेकिन जस्ट सिंपल वेटिंग। चीज ये है कि लोग जाते हैं और आप जा हाँ सकते जी। हो, ऐसी कोई बात नहीं है आप जा नहीं सकते, जा सकते हो। मैंने खुद मेरे पिछले दिनों लास्ट जो मैच हुआ है, 2 लोग मेरे साथ यहाँ से गए हैं, मतलब जो बेलफास्ट में थे, तो यू कैन गो, दैट्स नॉट अ प्रॉब्लम, बट यू हैव टू डू द यूएसएमएलई। और एट एनी स्टेज, अब जिस तरह फेलोशिप का तिमूर पे जिक्र कर रहे थे ना, अगर आप यूके में ट्रेनिंग कर रहे हैं मेडिसिन की, साइकाइट्री की, सर्जरी, किसी भी चीज की, उसके बाद आप कहते हैं कि जी मैंने अब फेलोशिप करनी है यूएस से, 2 ईयर की फेलोशिप होती है मोस्टली, तो आप 2 ईयर की फेलोशिप करने आप जा सकते हैं, इवन विदाउट नो विद यूएसएमएल आप कर सकते हैं। अगर आपने यूएसएमएल किया हुआ है, आप जाते हैं जाके फेलोशिप करते हैं। उसके बाद अगर आप कहते हैं कि मैंने अब यूएस में ही रहना है आफ्टर दीज 2 ईयर्स एज वेल, दैट यू कैन नॉट डू। यू कैन डू इफ अब आपने यूएसएमएल किया हुआ है, जो उनकी पहले 3 साल की जो ट्रेनिंग है ना यूएस की, वो आपको करनी पड़ेगी दोबारा। मतलब आप कंसल्टेंट बन गए हैं, आपने फेलोशिप कर ली है, स्टिल यू कैन नॉट वर्क इन यूएस एज अ डॉक्टर until you do those 3 years of training.
तो फिर आपको वही दोबारा मैच में आना पड़ेगा, मैच में आके दोबारा वो 3 साल की ट्रेनिंग करनी पड़ेगी। आफ्टर those 3 years you can work in US। तो ये सब कुछ ध्यान में रखना पड़ेगा। इन्फॉर्म अबाउट जीपी ट्रेनिंग, क्या आप जानना चाहते हैं जीपी ट्रेनिंग के बारे में? मैं इसके बाद डॉक्टर जैन के साथ एक सेशन करूंगा इंशाल्लाह, पूरा जीपी ट्रेनिंग के ऊपर। हमारे कुलीग हैं मोस्ट प्रोबेबली वो नेक्स्ट जीपी और नेक्स्ट ट्रेनिंग से कर नेक्स्ट रहे वीक। हैं, RLMC के तो उसमें ग्रेजुएट। जी, मैंने कहा डॉक्टर जैन इनको हमारे इन्फॉर्म कर देंगे, डॉक्टर जैन हमारे कुलीग हैं जो जीपी ट्रेनिंग कर रहे हैं। जीपी ट्रेनिंग भी बहुत अच्छी ऑप्शन है अगर आप यूके आ रहे हैं। वो ट्रेनिंग ड्यूरेशन उसका कम है, 3 years में आप क्वालिफाइड जीपी हो जाते हैं। एंड देयर इज लाइक गुड वर्क लाइफ बैलेंस। आप अगर आप उन लोगों में से हैं जो हर स्पेशलिटी के साथ थोड़ा थोड़ा काम करना चाहते हैं, अपनी अपनी ऑप्शन जरूर ओपन रखें जीपी ट्रेनिंग के बारे में भी। सबसे ज्यादा जीपीज की शॉर्टेज है यूके में, और अगर आप चाहते हैं कि 3 years में आपकी ट्रेनिंग कंप्लीट हो जाए और आप एज ए क्वालिफाइड जीपी आप काम करें, तो एक एक रिलेटिवली शॉर्टर ट्रेनिंग है जो आप जीपी में कर सकते हैं, और आप स्पेशल इंटरेस्ट भी डेवलप कर सकते हैं। इसका ये मतलब नहीं कि आपने सिर्फ जीपी कर रहे हैं, पर आप जैसे बहुत से जीपीज डर्माटोलॉजी में उनका स्पेशल इंटरेस्ट होता है या पेन मैनेजमेंट में होता है, दैट्स अ गुड तो ऑप्शन उनकी एज वेल। एक एक कह लें आप सिंपल वर्ड्स में एक सब स्पेशलिटी डिफाइन हो जाती है। तो जीपी बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है। बहुत सारे लोग साइकाइट्री से जीपी में जाते हैं, मेडिसिन से जीपी में जाते हैं। काफी यहाँ पे लोग अपनी स्पेशलिटीज चेंज करते हैं, और अब बहुत सारे लोग जीपी में जा रहे हैं क्योंकि उसमें आपकी वर्क फ्लेक्सिबिलिटी बहुत ज्यादा है। क्योंकि शॉर्टेज है तो बहुत सारे लोग लोकम जॉब्स करते हैं जो कि 3 दिन काम किया 2 दिन ऑफ किया, तो जॉब फ्लेक्सिबिलिटी जीपीज में बहुत ज्यादा है। ये हादी आपको कुछ दिखाना चाह रहे हैं कंपटीशन रेशियो। तो ये है कंपटीशन रेशियो। इसमें आपने देख के डरना नहीं, जिस तरह से कोर्स सर्जिकल ट्रेनिंग वगैरह आप देखें तो ये 18 है यहाँ पर। इसमें ये होता है कि जो 113 लोग हैं इनमें इन्होंने बहुत सारी स्पेशलिटीज पे अप्लाई किया होगा, ठीक है, जिनमें से कोर्स सर्जिकल ट्रेनिंग जो है ना कार्डियोथोरेसिक विल बी वन ऑफ देम। ठीक है, तो ये इस तरह से भी होता है, इन्होंने 5-6 और चीजों पर भी अप्लाई किया होगा। लेकिन ये एक आपको थोड़ा सा पता चल जाता है कि कितनी पोस्ट अवेलेबल थी और कितने लोग थे जो इंटरेस्टेड थे उस चीज में। तो ये कंपटीशन रेशियोज हैं। ये आप जरा, ये वेबसाइट का नाम है specialtytraining.he.nhs.uk। इसमें आप जाके कंपटीशन रेशियोज देख सकते हैं। इसमें आप जिस तरह से एनेस्थीसिया में काफी लोग इंटरेस्टेड होते हैं, तो इसकी कंपटीशन रेशियो 3.61 है। There were 566 posts available all over UK और there were 20,000 applicants almost। उसके बाद रेडियोलॉजी में काफी लोग इंटरेस्टेड होते हैं, इसकी 4.6 है। कोर्स साइकाट्री ट्रेनिंग जो तैमूर भाई कर रहे हैं उसकी 2.9 है। कोर्स सर्जिकल ट्रेनिंग इसमें 4.16 है। जनरल प्रैक्टिस में 1.79 है। उसके बाद इंटरनल मेडिसिन ट्रेनिंग में 2.29 है। उसके बाद बाकी ऑफ्थल्मोलॉजी में कुछ लोग इंटरेस्टेड होते हैं, उसकी 6.8 है। पीडियाट्रिक्स 2.09 है। पब्लिक हेल्थ में 10 है। फिर ये स्पेशलिटी लेवल पे है आगे, मतलब जो लोग फर्दर ट्रेनिंग करना चाहते हैं उसमें, आप अगर कार्डियोलॉजी में जाना चाहते हैं उसकी 4.1 है। एनेस्थीसिया में ST3 पे आप आना चाहते हैं तो उसकी 2.67 है। और डर्माटोलॉजी की 5.9 है। और कौन सी इंपॉर्टेंट चीजें हैं, ST3 लेवल पे अगर आप आते हैं, इमरजेंसी मेडिसिन में ST4 लेवल पे आप आ रहे हैं हमेशा में लोग, तो ये 1.9 है इसकी। जेनेटिक यूरिनरी मेडिसिन में 0.79 है, मतलब आफ्टर ऑल द एप्लीकेंट्स 8 सीट्स वर स्टिल लेफ्ट। ICU में 2.9 है। अच्छा, इधर न्यूरोलॉजी ये में 3.29 है। इधर ऑब्स आप गायनी कुछ लोग पूछ रहे थे, ऑब्स गायनी में 14.18 है। लेकिन इसको आपने देखे नंबर्स डरना नहीं, क्योंकि सीट्स कम अवेलेबल है ना, तो आपको कुछ थोड़े से लोगों ने भी डबल स्पेशलिटीज में अप्लाई किया होगा, तो आपको यहाँ नजर आ रहे होंगे। ये 14.18 है, लेकिन दैट्स नॉट एक्चुअल, ठीक है ना। इसमें क्योंकि सीट्स कम है ना, तो इसमें कुछ लोग भी अगर 2-3 स्पेशलिटीज में अप्लाई करते हैं तो उनका भी सारा यहाँ पर आ जाता है। तो आई डोंट थिंक इट्स दैट कॉम्पिटेंट। इट इज वेरी एक कॉम्पिटेंट, इट इज वेरी कॉम्पिटेंट, बट जी, नॉट नॉट दिस मोस्ट प्रोबेबली। एक चीज इधर इधर ऐड ऑन कर दें कि बहुत सारे लोग अब जूनियर लेवल की पोस्ट नहीं ले रहे। यहाँ पे जूनियर लेवल की पोस्ट या लेते हैं, यानी कि डिपेंड करता है अगर आपका क्या सिनेरियो है। जैसे लोग ST1, 2, 3 पोस्ट जो है वो
वो पाकिस्तान से अपनी कॉम्पिटेंसीज अचीव कर लेते हैं, और वो या MRCP एग्जाम्स अपने कर लेते हैं, या MRCS कर लेते हैं, या MRC साइक कर लेते हैं। वो एग्जाम्स उन्होंने वहाँ पे कर लेते हैं, पर उसके बाद वो यहाँ पे सीधा ST4 जॉब्स भी अप्लाई कर सकते हैं, और बहुत सारे लोग करते भी हैं। तो अगर आपके सर्कमस्टेंसेस कुछ चेंज हुए हैं या चेंज होते हैं, और आप अपना ट्रैक पे रहते हैं, और आपने एग्जाम्स कर ली हैं, फेलोशिप एग्जाम्स, तो आपके पास फिर भी अपॉर्चुनिटी यूके की रहेगी कि आप ST4 जॉब्स या ST3 जॉब्स अप्लाई करें। I think that's all probably. Any other questions, anyone? You can unmute and ask instead of writing if you want. I think that's all, Temur bhai. Thank you very much, Temur bhai, aapka aane ke liye. Can we go to Australia without training? Yes, if you have a valid visa and you have a ticket, you can fly from Lahore today and land in Australia. नहीं, इसमें सिंपल चीज ये है कि प्लैब के बाद आप जब GMC रजिस्ट्रेशन ले लेते हैं ना, उसके बाद आप 1 साल अगर यूके में काम कर लें तो आपके लिए AMC जो ऑस्ट्रेलियन मेडिकल काउंसिल का एग्जाम है, दैट इज एग्जाम्प्ट फॉर यू. यू कैन सिंपली अप्लाई फॉर ऑस्ट्रेलियन मेडिकल काउंसिल रजिस्ट्रेशन after working 1 year in UK, even without training. You can just go there. So Australia is very much open for you. ST1 2 होते हैं, मतलब ये स्पेशलिटी ट्रेनिंग ईयर 1 ईयर 2, जिसका PG1 होता है ना, PG1 PG2, ये इस टाइप की होती हैं चीजें. कुछ स्पेशलिटीज में ये PG1 PG2 के तौर पे लेते हैं, कभी ये इसकी वो जॉब्स भी होती हैं, फॉर एग्जांपल जिस नॉन ट्रेनिंग जॉब्स भी होती हैं. ये टर्म्स यहाँ पे स्पेशलिटी ट्रेनिंग, जैसे मुझे ST3 मेरी करंट पोस्ट है, तो स्पेशलिटी ट्रेनिंग 3, या उसी को आप इंटरचेंजेबली यूज कर सकते हैं CT3 से, कोर ट्रेनिंग 3. और मेडिसिन में जिस तरह मैं अब IMT 3 हूँ, तो इंटरनल मेडिसिन ट्रेनिंग ईयर 3, so that's what it means. All good? Anyone? Any more questions? Thank you very much, Temur bhai, आपको आने के लिए. Can we get MRCP? What is MRCPS? MRCP MRCP तो आप कर सकते हैं. MRCP आप पाकिस्तान बैठ के भी कर सकते हैं, और there is a route जिसमें you don't need to do PLAB or UKMLA or anything. You can just do MRCP and get GMC registration as well. But MRCP without proper training, it's very difficult to pass, because especially the PACES part. Without training, I don't think it's very easy to pass MRCP. MBBS के मार्क्स मेरे भाई कहीं पे भी काउंट नहीं होते हैं. आपको सिर्फ शायद पाकिस्तान में वहां पर ट्रेनिंग में अप्लाई करते हुए पूछ ले कोई बंदा, लेकिन मेरे से तो आज तक नहीं पूछी यहाँ यूके में किसी ने, और नहीं पूछता, कोई भी नहीं पूछता. इट्स गुड टू हैव, लेकिन जिस तरह मैंने आपको दिखाया है कि डिस्टिंक्शंस लेने के लिए, आप डिस्टिंक्शंस अगर आप लेते हैं टॉप 20% मार्क्स में और या टॉप 18% मार्क्स में आप आते हैं, तो यू विल गेट एक्स्ट्रा मार्क्स फॉर दैट. तो MBBS मार्क्स उस लिहाज से काउंट होते हैं, लेकिन वैसे ओवरऑल नहीं काउंट होते. तो अगर आप डिस्टिंक्शन लेते हैं, ये टॉप 18 या 20% में आते हैं, तो यू विल गेट एक्स्ट्रा मार्क्स फॉर योर पोर्टफोलियो. आफ्टर MRCP व्हाट विल बी द फ्यूचर इन UK? फ्यूचर इज वेरी ब्राइट आफ्टर MRCP. आप MRCP करें, यहाँ पर आके आपको मोस्टली मिडिल ग्रेड की या स्टाफ ग्रेड की जॉब मिलेगी. आप 1 आध साल वो जॉब करें and just apply for specialty training, whichever you like. For example, if you like cardiology or whatever, build your portfolio towards that. स्पेशलिटी ट्रेनिंग के ऊपर किसी दिन इंशाल्लाह दोबारा पूरा सेशन कर लेंगे. उसकी भी इस तरह ही जॉब एप्लीकेशन होती है, उसमें भी इसी तरह से यही चीजें हैं मोस्टली जो काउंट होती हैं. लेकिन आप आराम से अपना MRCP कंप्लीट करें, GMC रजिस्ट्रेशन करें, यहाँ पर आके जॉब करें, और फिर अपना फर्दर ट्रेनिंग के लिए अप्लाई करते हैं. तो फ्यूचर इज गुड आफ्टर दैट. और इसके अलावा कोई क्वेश्चंस हैं तो आप लोग टाइप करने के भी अभिषेक अपना माइक अनम्यूट करके कैन आस्क इफ यू वांट. यू कैन टेक IELTS और OET. ठीक है, IELTS और OET ये तो GMC रजिस्ट्रेशन के लिए जरूरी है. प्लैब के लिए भी जरूरी है अगर आप प्लैब कर रहे हैं. तो MRCP के लिए नहीं जरूरी, क्योंकि MRCP तो आप पाकिस्तान बैठे कर सकते हैं, और MRCP आप पाकिस्तान बैठे कर सकते हैं. MRCP के लिए आपको IELTS नहीं चाहिए, लेकिन जब आप MRCP के बाद GMC रजिस्ट्रेशन के लिए जाएंगे तो आइदर यू नीड IELTS और OET. Volunteer work.
I'm not very sure of that. I do not think it counts for anything. जो मैंने आपको मार्क्स दिखाए हैं उसका मैं शेयर कर दूंगा। जो मैंने आपको मार्क्स दिखाए थे ना स्पेशलिटी ट्रेनिंग के, उसका मैं लिंक शेयर कर दूंगा, उसमें देख लीजिएगा। मेरा नहीं ख्याल कि वॉलंटियर वर्क कहीं पे आता है। लीडरशिप रोल में अगर आपको वॉलंटियर वर्क है, मतलब इफ यू वर लाइक फॉर एग्जांपल यू आर वॉलंटियरिंग एज अ स्काउट का पूरा एक सिस्टम होता है, उसका उसका शामिल है वहां पर। अगर आप नेशनल लेवल पे या लोकल लेवल पे कुछ आपने एज अ लीडरशिप रोल में किया तो आप यू कैन काउंट दैट। ये क्वेश्चन मुझसे मिस हो गया ऊपर। आफ्टर डूइंग जीपी ट्रेनिंग इन यूके व्हाट्स फ्यूचर इन पाकिस्तान। यार जीपी ट्रेनिंग के बाद ना एक मैं आपको ये चीज बताऊं कि यू कैन डू जीपी विद स्पेशल इंटरेस्ट। जैसे आप जीपी इन स्पेशल इंटरेस्ट इन कार्डियोलॉजी अगर आप करते हैं ना, तो यू कैन डेवलप एक्स्ट्रा थिंग्स। फॉर एग्जांपल यू कैन डेवलप echocardiogram, you can learn, ठीक है, you can learn much more about devices, you can learn much more how to treat heart failures. So it's up to you. So इस तरह की कुछ चीज आप कर लेते हैं, डर्मा में आप कर लेते हैं, जीपी स्पेशल इंटरेस्ट इन डर्मा। I think you can go back to Pakistan and do GP training, GP ship, like become a GP in Pakistan, like a good GP. You can become a very good GP. उसके But अलावा it's very underrated specialty. Like हाँ GPs do a lot of work. It's unfair to बहुत say ज्यादा that, काम है जीपी का you know, यूके में। it's not a specialty, because here, you know, we constantly work with GPs and we know they're doing a really good job. So, and even if lot of work. you have to go to Pakistan, if circumstances would change, then yes, आपने देखा होगा बहुत सारे physicians पाकिस्तान में as a GPs ही काम कर रहे हैं, और यहाँ से आप जब ट्रेन होके जाएंगे तो आई एम श्योर आपने ज्यादा वैरायटी ऑफ केसेस भी देखे होंगे, तो वो आप लाहौर जैसी जगह पे भी क्लिनिक अपना ओपन करके इजीली यू कैन जस्ट लाइक बी अ वेरी गुड जीपी। लाइक बीइंग अ वेरी गुड जीपी इज समथिंग, मतलब not everything is something which needs a cardiologist, or not everything which needs a dermatologist. There is a lot of things which you can treat just as a GP, and in GPs here, like they do a lot of work, okay, and they know a lot of stuff. So if you have done a GP training in UK, it means you are going to be a very good GP, inshallah, when you go back to Pakistan, and you can just work as a very good GP there. Is MRCP training paid in Pakistan? मेरे ब्रदर पाकिस्तान में MRCP की ट्रेनिंग नहीं होती। MRCS की ट्रेनिंग हो जाती है, सॉरी एस की भी नहीं होती, MCPS की ट्रेनिंग होती है या FCPS की ट्रेनिंग होती है मोस्टली, या MD/MS की ट्रेनिंग होती है। जो लोग MRCP करते हैं ना, वो एज एन एडिशनल करते हैं, मतलब अपनी वो ट्रेनिंग FCPS की है, किसी भी चीज की कर रहे हैं, उसमें एडिशनली दे जस्ट गो फॉर द एग्जाम, दे बुक द एग्जाम्स। ना मेरे बहुत सारे दोस्त हैं पाकिस्तान में जो इस वक्त कर रहे हैं, तो they just do it as an additional thing. Or MRCP used to be counted as equivalent to IMM previously. I'm not sure if it's still counted as equivalent to IMM or not. Does research work help being second or third author? Research work depends कि आप कौन सा research work कर रहे हैं। अगर आप का research work publish हो रहा है और आपका नाम उसमें as a second author या third author है, तो yes. Would you like to add anything here? हाँ जी, रिसर्च वर्क जो है वो एज लॉन्ग एज आप 4th 5th ऑथर भी है तो कुछ ना कुछ आपको फायदा होगा। इसके अलावा लिखा है कि लाइक वर्किंग इन द यूएस, आई थिंक UHS ये वो वॉलंटियर वर्क का मेरे ख्याल से ये, अच्छा वॉलंटियर वर्क, सही। वॉलंटियर वर्क मेरा नहीं ख्याल कहीं पे एज अ लीडरशिप रोल हो तो। न्यूजीलैंड आफ्टर यूके ट्रेनिंग, इज इट द सेम एज ऑस्ट्रेलिया? मोर लेस शायद सेम हो, हमें ज्यादा इंफॉर्मेशन नहीं, पर ये हम बता रहे थे कि आपकी रजिस्ट्रेशन और आपकी ट्रेनिंग काउंट होती है, और आप एज अ कंसल्टेंट या एज अ स्पेशलिटी डॉक्टर वहाँ पे ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, कनाडा में काम कर सकते हैं। तो हम ये बताना चाह रहे थे, पाथवेज तो होंगे, वंस यू कम हियर यू विल हैव अ बेटर आइडिया, इधर आप यहाँ पे रहना चाहते हैं, आप कहीं और जाना चाहते हैं, या यूएस जाना चाहते हैं, तो अपॉर्चुनिटीज हैं। पर अभी आप डिसाइड, ये इम्पोर्टेंट है कि डिसाइड करें कि either you want to go to the US or you want to move to the UK, or if there's any other country, or if you want to stay in वो आराम से Pakistan. अपना MLE करे और go for US. You don't need to do PLAB if you want to. हाँ, लेकिन मैं ये अक्सर लोगों को कहता हूँ तैमूर भाई, मैं अक्सर लोगों को ये जरूर कहता हूँ कि आप अपना जब MLE की तैयारी कर रहे हैं ना, तो आप OET देके PLAB 1 जरूर कर लेंगे, क्योंकि PLAB 1 की सीट बड़ी मुश्किल से मिलती है पाकिस्तान में। तो मैं लोगों को ये कहता हूँ कि आप PLAB 1 कर लें, उसके बाद वो 2-3 साल के लिए वैलिड है। You just study for USMLE,
और ये 2-3 महीने की लगनी है स्टडी उसमें प्लैब में, उसके बाद यूएसए में ली तो फिर 2-3 साल की बात आ जाएगी ना, तब तक आपका प्लैब तो एटलीस्ट वैलिड है। Imanu ने पूछा है, is it easy to move to Canada after being specialist in the UK? I think so. I think so. I haven't really come across anyone who's relocated, that who I know has relocated, but they, like a lot of psychiatrists, do move to Canada, and our specialization, which we do here in the UK, is recognized there. So you they can get have a to do job. another exam. Hadi, Canadian I exam. think it's not the case with psychiatry. It might be the case with general medicine. GP. With Yes. GP it is. Yes, for GP they might, but I'm sure you can get through with those exams. How many attempts of PLABs can we take? I think it's 4 each. 4 for PLAB 1, 4 for PLAB 2. After PLAB 2, but hopefully you'll pass the exam in first go. Inshallah. Just, उसके बाद एक 5th attempt भी allowed होती है, लेकिन that is like there is some stuff that you need to do before that. It takes an year or something like that. Like in 4, as a general rule, you can say it's 4. any other questions? Otherwise, we end the session here. Thank you all. तैमूर भाई आपका बहुत बहुत शुक्रिया. Thank you, Hadi bhai. It was nice to see you, and you can always drop us an email or contact us, me and Hadi, or any of the colleagues who are working here in the UK. You can drop a message at RLMC Alumni, and they can get in touch with us, or you can contact us directly. That's fine. So best of luck for your future. Thank you very much. Best of luck, everyone. Thank you, Hadi. Very much. Thank you. Thank you, Taimu bhai.